जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा की तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थियों का ई परीक्षा नवोदय क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके एग्जाम बहुत ही नजदीक है और इसलिए ई परीक्षा ने आपके लिए मॉडल पेपर सीरीज आरंभ कर रखी है, जिसके अंदर अभी तक हमने 4 पेपर्स कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम मॉडल पेपर नंबर 5 पे डिस्कस करेंगे और हर एक पेपर को हम अच्छे से डिस्कस करते हैं। प्रत्येक पेपर के ऊपर कंप्लीटली हर एक मेथड को समझते हैं कि इन क्वेश्चंस को आपको एग्जाम में आ जाए तो कैसे करना है। और ये उम्मीद मान के चलो कि आपके पेपर में 80 क्वेश्चंस में से 75 प्लस क्वेश्चंस हमारे इन्हीं मॉडल पेपर्स के अंदर से आपको मिल जाएगी। अगर आज आप पहली बार हमारे चैनल के साथ में जुड़ रहे हैं तो ई परीक्षा नवोदय क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले प्रत्येक मॉडल पेपर का आपको नोटिफिकेशन मिल सके और हमारे साथ जुड़ सकते हो। और इसके अलावा हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जो नवोदय मॉडल पेपर का व्हाट्सएप ग्रुप है। अगर आप इससे जुड़ना चाहते हैं तो आपका नेम और स्टेट हमारी हेल्पलाइन नंबर पर जरूर भेजिएगा 8696503800 पर, ताकि हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ सकें। इसके अलावा हमारा एक नवोदय क्विज पीडीएफ ऐप है, जिसके अंदर आपको क्विजेस, पीडीएफ, मॉडल पेपर पीडीएफ, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो इसको जरूर एक बार प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इसमें डेली प्रैक्टिस कीजिएगा एग्जाम तक, ताकि आप एग्जाम में और बेहतर कर सको। इसके अलावा आपको पीडीएफ भी यहाँ पर मिल जाएगी। उसके बाद में 5 स्टार रेटिंग यहाँ पर जरूर दीजिएगा और साथ में एक अच्छा सा आप रिव्यू लिख के इसको जरूर पोस्ट कीजिएगा। इतना काम आप सभी को करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे मॉडल पेपर नंबर 5 की, और मॉडल पेपर नंबर 5 को स्टार्ट करते हैं। आप सभी को कमेंट में अपना आंसर जरूर भेजते रहना है, ताकि हमें भी आपका पता चले कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर है और आप किस ढंग से आपकी तैयारी चल रही है। अगर आपको कहीं कमी लग रही है अभी भी, तो आप उन टॉपिक्स को वापस से तैयार कर लीजिए, क्योंकि अभी थोड़ा जो समय है आपके पास में एग्जाम तक का, उसके अंदर आप और बेटर कर सको। क्योंकि एग्जाम के समय केवल पेपर्स करने होते हैं, एनालिसिस करना होता है और उसके बाद में जो कमी रहती है उसे पूरी करनी होती है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 मेंटल एबिलिटी का है। तो पार्ट 1 हमारा कौन सा है? आप सबको पता है डिफरेंट फिगर या भिन्न आकृति रहती है। देखो सर, हमें क्या करना है, इन सब में कंपैरिजन करके हमें ये पता करना है कि कौन सा इनसे डिफरेंट है। देखो ऐसा जब भी क्वेश्चन आता है उसे हम स्टार लगा के चलते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपको रोटेट करना होता है। तो क्यों ना सबको इस तरह से रोटेट कर दें, खड़ा कर दें रोटेट करके। तो जब ये इस तरह से रोटेट होगा तो ऐसे बनेगा, और यहाँ से इस तरह से बन के ये ऐसा बनेगा। ये तो पहले से इस तरह से ये इसको रोटेट करके इस तरह बना देंगे तो ये आपका ऐसा बनेगा, इधर से ऐसा बन जाएगा, ये ऐसे और ये इस तरह से निकलेगा। इसको मैं घुमा कर ऐसे रोटेट कर दूं तो ये जब घूम कर ऐसे आएगा तो आपको क्या लगता है कि किस तरह से होगा? सर, ये जब घूम कर आपका अगर ये यहाँ से आएगा तो ये आपका इस तरह से रहेगा। अगर मैं इसको मान लीजिए कि इसको मैं घुमा कर यहाँ ऊपर लाता हूँ तो ये इस तरह से ऐसा बनेगा, और इसके बाद में यहाँ बनेगा, और इसके बाद में ये कहाँ जाएगा? सर, ये इस तरह से जाएगा और ये यहाँ पर आ जाएगा। इसलिए ये इस तरह से देखो। अब सर हमें यह देखना है कि सर इनमें से कौन सा डिफरेंट रहेगा, आपका कौन सा डिफरेंट रहेगा। अब देखो सर, आप कहोगे कि सर इसके हिसाब से देखें तो इसकी इधर है और इसके यहाँ पर इधर है, इसके इधर है और इसके इधर नहीं। सर ऐसे तो नहीं बता सकते कि सर कौन सा यहाँ से डिफरेंट रहेगा आपका। इससे तो हमें नहीं बता सकते कि सर कौन सा आपका डिफरेंट रहेगा। नहीं, इससे तो सब चारों अलग अलग। देखो इसका नहीं सर, ये तो दो एक जैसे नहीं। आगे बढ़ते हैं, क्या कोई और इसके अंदर मेथड है क्या? चलिए हम कुछ और इसके अंदर फाइंड आउट करते हैं। देखो सर, यहाँ पर अगर आप देखो तो इसका देखो, इसके पास में देखिए और इसके पास में देखिए और इसके पास में देखिए। सर जब ये देख पा रहे हैं तो हम ये पता कर पा रहे हैं कि बाकी सब में तो ये जो राउंड है देखो ऐसे ऊपर की तरफ है, ऐसे कह सकते हो कि ये ऊपर की तरफ है, इसमें नीचे की तरफ है, इसमें वापस ऊपर की तरफ है और इसमें भी ऊपर की तरफ है। इसलिए सर ऑप्शन नंबर बी जो है ना, वो एक तरह से सबसे डिफरेंट हो रहा है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम कह सकते हैं कि हम किसी ना किसी एक मेथड हमने ऐसा फाइंड आउट कर लिया है जिससे हम ऑप्शन नंबर बी को डिफरेंट कर सकते हैं। इसलिए आपका फर्स्ट का ऑप्शन नंबर बी रहेगा। इसलिए इसको मैंने स्टार लगाया है, क्योंकि क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन जिसके अंदर है कह सकते हो, जहां रोटेट भी करना है और उसके बाद में आपको वापिस से उसको रोटेट करके फिर उसमें चेंजेस करके फिर देखने हैं। लेकिन मैं देख पा रहा हूं कि कमेंट में बहुत सारे बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी सेंड किया है। बहुत बढ़िया। इसी तरह आपकी तैयारी बेहतर होनी चाहिए। अगर सिलेक्शन लेना होता है तो तैयारी अच्छी होनी जरूरी है। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, कंपैरिजन करते हैं। सभी में, चारों में कंपैरिजन करके देखते हैं। सर पता चल रहा है कि इसके अंदर 3 साइड्स है, इसमें 4 है, इसमें तो सर 5 है लेकिन ओपन है, और इसमें 6 साइड्स है। सर साइड तो ठीक है, लेकिन एक तरह से आप कह सकते हो कि सर ये यहाँ पर ओपन है, यानी कि टच नहीं है, सारे बंद नहीं है। जैसे आप क्लोज फिगर कह सकते हो, जैसे ये तो आपकी क्लोज फिगर है, ये भी क्लोज फिगर है और ये भी क्लोज फिगर है, लेकिन ये सर आपकी ओपन फिगर, खुली आकृति है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इन सबसे क्या हो जाएगा? डिफरेंट, क्योंकि ये सर आपकी क्या है, यहाँ से खुली आकृति है। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 3 प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं।
सर जब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 को देख रहे हैं तो इनके अंदर किस तरह से डिफरेंट करें। सर हम एक तरह से पता चल रहा है कि ऑप्शन नंबर सी हो सकता है। क्यों? क्योंकि सर सबके पास में देखो साइड्स है, इसके पास में भी साइड्स हैं और इसमें कोई साइड ही नहीं है, इसमें भी 2 साइड बन रही है। तो सर एक तरह से ओ आपका ये 0 वाला डिफरेंट हो जाएगा क्योंकि इसके पास में साइड्स नहीं है जबकि बाकी सबके पास में साइड है। क्वेश्चन नंबर 4 प्रश्न संख्या 4 को देखिए सर, किस तरह से इनको डिफरेंट करें, करो कंपैरिजन और एक को डिफरेंट फाइंड आउट करो। सर देखने पर सभी आपकी डिफरेंट है, नहीं सर ऐसा तो नहीं हो सकता। फिर सर एक और तरह से दिखाई दे रहा है, सबके पास में अंदर की तरफ एक लाइन है ए बी और डी में, लेकिन सी में ऐसी कोई लाइन नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट रहेगा। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट रहेगा। ठीक है, तो ये था सर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 और इसी के साथ में हमारा पार्ट नंबर 1 डिफरेंट फिगर कंप्लीट होता है। चलिए सर पार्ट नंबर सेकंड की ओर बढ़ते हैं। सेम इज द क्वेश्चन, यानी कि समान आकृति है जिसे आप सेम फिगर या समान आकृति जिसे कहते हो। सर हमें क्या करना है, इसके जैसी सेम फिगर हमें फाइंड आउट करने की जो एग्जैक्टली इसके जैसे सेम हो। तो हम पहले ही बता दिया ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। चलिए सर यहाँ से देखते हैं, यहाँ नहीं है, कट लगाओ। ये कुछ हद तक मिल रहा है, नहीं सर ये नहीं मिलेगा, इसको भी ये भी नहीं मिल रहा है क्योंकि देखो किस तरह से बना हुआ है, नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 प्रश्न संख्या 6 को देखिए सर, एग्जैक्टली सेम फिगर ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो जो सेम फिगर होती है, समान आकृति होती है, थोड़ी सी आसान होती है। अगर आप ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड्स के साथ में जाते हो तो बहुत जल्दी इसको कर पाओगे। इसके जैसे एग्जैक्टली सेम सर यहाँ पर इस तरह का होना चाहिए, राउंड बना के देख लो जैसा आप मिरर फिगर में मिरर इमेज में बनाओगे। सर ये भी ठीक है, हो सकती है, ये तो नहीं हो सकती, इसका भी पॉसिबिलिटी है, ये इसके नहीं है। अब पीछे की तरफ देखो तो क्या सर यहाँ पर ऐसा है क्या? अरे नहीं सर यहाँ ऐसा कहाँ है, तो इसको कट लगाओ। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड के साथ में हम चलते जाते हैं। यहाँ देखो तो सर एक काम करते हैं, इसका एक तरह का इधर वाला देख लेते हैं पहले, है ना। इसको पूरे को एक राउंड बना लेते हैं, यहाँ तक का देख लेते हैं ना। सब में देखो, अरे नहीं सर ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ पर ठीक है लेकिन सर एक कमी रह गई, ये वाली कमी रह गई, इसको कट लगाओ। इसमें देखें तो सर बाकी सब ठीक है, बाकी सब ठीक है, ठीक है। इसमें सर ठीक नहीं है क्योंकि ऊपर की तरफ ये ब्लैक होना चाहिए। तो सर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 8 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ से सही उत्तर रहेगा। तो ये था सर हमारा सेम फिगर, जो एक आसान जिसे आप कह सकते हो। पार्ट नंबर 3 आपका पैटर्न कंप्लीशन है। ठीक है, देखो सर पैटर्न कंप्लीशन में आपको ऐसा लग रहा है ना कि ये और ये दोनों एक दूसरे के मिरर हो गए ना भाई, इधर का इधर बना दिया तो मिरर हो गया। तो एक काम करते, फिर इसका ये वाला मिरर होगा तो ये क्या बनेगी, ऐसे लाइन बनेगी, फिर ऐसे जाके इधर ब्लैक रहेगा और ऐसे रहेगा। अब पता करो, नहीं सर ऐसा नहीं है, ये सर ठीक बन रहा है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 प्रश्न संख्या 10 को देखिए सर, एक काम करो, इसको किस तरह से हम टच करें। सर एक क्यों ना यहाँ शायद मेरे को लग रहा है कि ऐसा पूरा बनेगा, ठीक है। और अगर इसको हम आगे की तरफ बढ़ा दें तो ये ऐसे बनेगा, ये हमारा इधर आएगा और ये इधर, और ये हमारा इधर आगे बढ़ाकर इस तरह से बनेगा। और ब्लैक कहाँ रहेगा सर, यहाँ पर। तो पहला ऑप्शन तो ये हो गया कि ये ब्लैक ढूंढो, यहाँ पर नीचे ब्लैक नहीं है ना, कट लगाओ। इसमें यहाँ ब्लैक है, इसमें भी ब्लैक है और इसमें भी ब्लैक है, ठीक है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, ऊपर आपका इस तरह से लाइन होनी चाहिए, ठीक है, इधर भी लाइन होनी चाहिए, ये भी ठीक है, ये ठीक है, इसमें सब कुछ बन रहा है। लेकिन यहाँ पर ये लाइन नहीं है, ये कट लगाओ। यहाँ ऊपर की तरफ ये लाइन नहीं है, इसमें कट लगाओ। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से सही उत्तर या राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 प्रश्न संख्या 11 का आप सभी कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करते रहिए, आप बहुत बढ़िया है, आप कंटिन्यू चल रहे हो। देखो सर यहाँ क्या करें, एग्जैक्टली सेम है ना। आप कहोगे सर ऐसा उल्टा भी तो हो सकता है ना, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि इसने घुमाया होगा। नहीं, सबसे पहले हम उसको नहीं मान के चलते, जहां तक हो सके हम यही देखेंगे क्योंकि सेम ही दिखाई दे रहा है। तो फिर इसका भी इधर आपको सेम ही दिखाई देना, तो आप इसको ऑप्शन नंबर ए को टच करोगे, ऑप्शन नंबर सी पर नहीं जाओगे। अगर आपको जहां तक हो सके आपको एग्जैक्टली सेम रखना है, तब तक आपको राउंड नहीं करना है जब तक आपको ऐसा नहीं लगे कि रोटेट किया हुआ है। जैसे अगर यहाँ पर ऐसा कुछ बना होता और ये यहाँ पर बना होता तब हम मान के चलते कि इसने शायद रोटेट किया होगा, लेकिन अभी हम ये नहीं मान के चलेंगे कि इसने रोटेट किया है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को पहले हम टिक करेंगे, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 प्रश्न संख्या 12 को देखिए, यहाँ पर सर इस तरह से एक राउंड कंप्लीट होगा, ठीक है, राउंड कंप्लीट हो गया, ये लाइन यहाँ से बना देंगे, ओके। और नेक्स्ट अगर बात करें तो हम ये देखो, ये इसके जैसे ये वाला है ना, और ये वाला किसके जैसा बनेगा, इसके जैसा बनेगा। तो ये कहाँ पर आएगा सर, इस तरह से यहाँ, और ये फिर इस तरह से यहाँ। देखो सर सबसे पहले ये ठीक है, यहाँ तक ठीक है, लेकिन लाइन यहाँ तक आनी चाहिए थी, नहीं यहाँ तक नहीं, सॉरी यहाँ तक नहीं आएगी लाइन,
लाइन आपकी वो देखो वहाँ ऊपर वाले में कहाँ है, यहाँ तक ही रुकी है ना, तो ये लाइन यहाँ तक ही रुकेगी, ये लाइन यहाँ तक ही रुकेगी। इसलिए सर ऑप्शन नंबर ए के चांसेस नहीं है, क्योंकि लाइन फिर यहाँ तक आनी चाहिए थी। नहीं, ये ठीक है, ये लाइन ऐसे नहीं आनी चाहिए, कट लगाओ। ये ठीक है ना, ये भी यहाँ तक आ रहा है और ये भी यहाँ तक आ रही है, लाइन भी ठीक है। इसमें ये लाइन एक्स्ट्रा आ गई तो ये भी कट लगा दो। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर रहेगा। 12 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर रहेगा। तो ये था सर हमारा पैटर्न कंप्लीशन, जिसे आप पैटर्न कंप्लीशन या आकृति पूर्ति जिसे आप कह सकते हो। चलिए सर, ये हमारे पास में क्या आ गया सर, देख के पता चल रहा है कि सर आपके पास में एक सीरीज होगी। क्या होगी सर, हमारे पास में एक सीरीज बन रही होगी कि यहाँ पर क्या बन रही होगी, सीरीज, या जिसे आप श्रृंखला कहते हो। चलिए सर पैटर्न कंप्लीट करते हैं। यहाँ से क्या हो रहा है सर, ये इस तरह से रोटेट हो गया 90 डिग्री, देखो जस्ट 90 डिग्री हो गया, फिर से सर 90 डिग्री हो गया, और ये अब क्या आ जाएगा 90 डिग्री, तो ये इस तरह से बनेगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 प्रश्न संख्या 14 को देखिए। सर क्या चेंज हो रहा है, सर ये जस्ट नीचे की तरफ हो गया, बाकी कोई चेंज नहीं बना, जैसा था वैसा वैसे ठीक है। इससे इसमें क्या हुआ कि इसने तो अपनी जगह नहीं बदली, इसने तो अपनी जगह में कोई चेंज नहीं किया, इसने एक दूसरे को अपने को ऊपर की तरफ कर लिया, ठीक है। अब क्या होगा सर, अब उम्मीद है कि ये वापस से रोटेट होगा, पूरा का पूरा नीचे की तरफ जाएगा, पूरा का पूरा कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ, इस तरह से बन के ऐसा जाएगा, क्योंकि पैटर्न ऐसे चल रहा है ना। पहले क्या कर रहे हैं, पहले एक दूसरे को एकदम से नीचे, जैसे ये समझ लो कि नीचे कोई मिरर लग गया होगा, इन्होंने एक दूसरे को पूरी पलटी, और उसके बाद में ये अपनी जगह नहीं चेंज करता, ये पलट रहा है। अब क्या होगा, अब पूरा एक बार वापस से सब कुछ नीचे की तरफ जाएगा और उसके बाद में अपना राइट आंसर आएगा। इसलिए 14 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आपका हो जाएगा, है ना। इस तरह से पैटर्न को ध्यान रखना है कि पहले पैटर्न क्या हुआ कि ये पूरा एक साथ पलट गया, फिर इसने जगह नहीं चेंज की, केवल इसको पलट दिया। अब वापस से पूरा एक साथ चेंज होगा और उसके बाद में फिर आगे बढ़ेगा, तो वापस से पूरा एक साथ चेंज होगा, तो ये ऊपर की तरफ, और ये जैसा है वैसा का वैसा नीचे की तरफ आ जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 प्रश्न संख्या 15 को देखिए। सर यहाँ से इसमें पैटर्न को देखें तो सर क्या चेंज हो रहा है, इसने तो अपनी जगह नहीं चेंज की, लेकिन ये आ गया चल रहा है। उसके बाद में ये अभी भी जगह नहीं चेंज की, लेकिन ये इससे इसकी जगह आ गया, क्योंकि इसकी जगह तो आ नहीं सकता ना भाई, ये तो पहले से, तो इसने क्या किया कि इसने यहाँ पर चला गया। अब ये तो यही रहेगा, लेकिन ये कहाँ आ जाएगा, इस जगह पे आ जाएगा। तो ये तो यही है, ये यही है, तो ऑप्शन नंबर सी नहीं हो सकता, डी हो सकता है, लेकिन इसको कहाँ मिलना चाहिए, इस जगह पे। तो ये आपका इस जगह पे ये रहा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 प्रश्न संख्या 16 को देखिए। सर ये कहाँ चेंज हो रहा है, ये आगे की तरफ जा रहा है और ये लाइन इधर आ रही है, ठीक है। उसके बाद में ये इस जगह पे आ गया और लाइन अपनी इस जगह पे आ गई। अब ये यहाँ पर आ जाएगा और लाइन आपकी इस जगह पे आ जाएगी, तो लाइन यहाँ और ये ब्लैक डॉट यहाँ देख लो। तो सर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 16 का ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। सीरीज के क्वेश्चंस आज वाले आसान थे, तो हमने जल्दी से कर भी लिए हैं। ये हमारे पास में क्या है सर, एनालॉजी, या जिसे आप सादृश्यता कहते हो, यानी कि जो रिलेशन इन टू में होगा वही थर्ड और फोर्थ में रिलेशन होगा। चलो पता करते हैं रिलेशंस को। आप अपने कमेंट बॉक्स में आंसर भेजते रहिए, कंटिन्यू कुछ बच्चे भेज रहे हैं, कुछ बाकी सभी भी अपना आंसर भेजिए प्लीज़। देखो सर आपको लग रहा है ना कि यहाँ पर एक मिरर बना दिया होगा इसने, जैसा इसका जैसा जस्ट मिरर लगा दिया ना, तो हम भी क्या करते हैं, यहाँ पे एक मिरर लगा देते हैं। तो मिरर लगाएंगे तो ये इस तरह से बनेगा, ये इधर लाइन और इस तरफ तो लाइंस रहेगी, और लेकिन ओपन रहेगा। नहीं सर, नीचे नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, लाइन से इधर नहीं हो सकती, ये ऐसी लाइन थोड़ी है यहाँ पर। नहीं सर, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर रहेगा। तो ऑप्शन नंबर डी 17 का राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 प्रश्न संख्या 18 को देखिए। क्या चेंज हो रहा है सर, चेंज ये हो रहा है कि ये इस तरह से रोटेट हो रहे हैं, इधर रोटेट हो गए ना, तो सर इनको भी इधर रोटेट करेंगे। तो जब इधर रोटेट होंगे तो ये इधर, और ये कहाँ बनेंगे, इस तरफ बनेंगे। अब देखो सर, ये नहीं है, ये भी नहीं बनेगा, ये बन सकता है आपका। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 प्रश्न संख्या 19 में देखो सर क्या चेंज हो गया। सर ये दोनों आपस में एक दूसरे को पलट रहे हैं और साथ में फिर जुड़ भी रहे हैं। जैसे अगर आप इनको यहाँ से कट लगा दो तो यही तो हो जाएंगे ना, दोनों ने क्या किया, एक दूसरे को घुमाया, रोटेट किया और एक दूसरे से टच हो गए। तो यहाँ भी ये क्या होंगे, दोनों एक दूसरे से मिलेंगे, तो मिलेंगे तो सर राउंड बनेगा, एक लाइन ऊपर, एक लाइन इधर, एक इधर और एक इधर, इस तरह से बनेगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 प्रश्न संख्या 20 को देखिए। सर यहाँ से क्या चेंज हो रहा है, ये यहाँ पर कितनी थी, 6 साइड्स थी, यहाँ पर कितनी हो गई, 5। तो यहाँ क्या होगा, 4 साइड्स है, तो यहाँ कितनी आएगी, 3 साइड्स। तो 3 साइड्स किसके पास में, इसके पास में। इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 प्रश्न संख्या 20 का। तो ये थे सर हमारा एनालॉजी, और एनालॉजी भी हमारा कंप्लीट हो चुका है।
नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है वो है ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन, ज्यामितीय आकृति पूर्ति। चलिए इसमें सोल्व करते हैं। ज्यामितीय आकृति पूर्ति कौन सा है सर? सबसे पहले हमें इस तरह से यहाँ ऐसा बनना चाहिए। नहीं सर ऐसा तो नहीं है, ऐसा नहीं है ना, नहीं ऐसा भी नहीं है, ये ठीक है सर ये बन रहा है। नहीं सर ऐसा भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड काम में ले रहे हैं, ऑप्शन हटाने वाली विधि को। सर ऐसा बन के ऐसा बनना चाहिए, ठीक है। नहीं सर ऐसा थोड़ी है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, ये भी नहीं, ठीक है सर ये बन सकता हो रहा है। नहीं सर ऐसा नहीं है, ऐसा भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 22 का जो है वो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 23 प्रश्न संख्या 23 का देखिए। सर इस तरह से आपको बनना चाहिए और ऐसा बन के ऐसा आना चाहिए। ये ठीक है, बन भी रहा है, ओके लगभग ठीक है। ये नहीं सर इतनी पतली सी लाइन थोड़ी है, नहीं ऐसा तो है ही नहीं ना पूरे में, ऐसा भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर रहेगा। आप भी अपना आंसर भेजते रहिए कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 24 में देखो सर, ऐसा थोड़ी है, नहीं सर ऐसा कहाँ है, इस तरह से ऐसे बन के ऐसे आ रहा है ना, नहीं सर ये नहीं है, इसको कट लगा दो। ये सर ऐसा है, बाकी सर ऐसा थोड़ी है, इतना नहीं है सर, इस तरह से तो नहीं है, नहीं ऐसा तिरछा थोड़ी है, तिरछा तो हो ही नहीं रहा ना, एकदम से स्ट्रेट है। देखो यहाँ से स्ट्रेट है ना, ये देखो यहाँ पे स्ट्रेट बन रहा है, यहाँ कैसा बन रहा है, ऐसा थोड़ी है, नहीं ऐसा नहीं है। यहाँ भी देखो ऐसा नहीं है, ये भी एकदम स्ट्रेट है, ये ठीक है सर, यहाँ भी स्ट्रेट है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, नहीं सर लास्ट में जाकर इसने यहाँ गलती कर दी। देखो यहाँ पर दोनों तरफ इसने गलती कर रहा है, कितनी माइनर मिस्टेक है ना, कितना मतलब चालाक कितना है। देखो एग्जामिनर, देखो यहाँ पर ये इस तरह से देखो, और यहाँ का देखो यहाँ के दोनों में देखो कितना छोटा सा चेंज किया है, और बच्चे जल्दबाजी में ठीक कर सकते हैं, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ ठीक है सर, ये आप कह सकते हो कि सर ये काम इसने एकदम से सही किया है, कि यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ भी यही है, यहाँ भी ठीक है, यहाँ भी ठीक है, ये भी ठीक है। अब देखो बाकी सब कुछ एकदम सही दिख रहा है, तो सर ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर रहेगा। तो ये था सर हमारा ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन। आप सभी के भी आंसर सही आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। मिरर इमेज, मिरर रिफ्लेक्शन या दर्पण प्रतिबिंब, सर इसमें तो हम राउंड बनाते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड की तरह। इधर इस तरफ राउंड बनाएंगे, सब में एक राउंड बना के देख लेंगे, पता चल जाएगा कि इस राउंड में एग्जैक्टली वो वाले सारे सब कुछ इसमें है या नहीं है। नहीं सर ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में है, डी में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 प्रश्न संख्या 26 को देखिए। सर एक राउंड बनाते हैं, चलिए इधर राउंड बनाया, ओके, यहाँ राउंड बनाया, ओके, यहाँ राउंड बनाया, ओके, और यहाँ भी राउंड बनाया। पता चल गया कि सर ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा, बी सी और डी नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 27 प्रश्न संख्या 27, एक राउंड बनाते हैं और फिर से सर इस तरफ राउंड बनाते हैं। अभी जैसे ही राउंड कंप्लीट होगा, राउंड कंप्लीट होने के साथ में आपको राइट आंसर मिल जाएगा। देखो सर सबसे पहले ब्लैक होना चाहिए, ब्लैक है, नीचे की तरफ ये है, ओके ये भी ठीक है। नहीं सर ऊपर की तरफ होना चाहिए था, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 27 का ए, 26 का ए एंड 25 का सी आपका सही उत्तर रहेगा। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 28 प्रश्न संख्या 28 को देखते हैं। सर क्या लगता है सबसे पहले क्या आना चाहिए? अगर मैं ई और आर की तरफ देखूं तो ऐसा बनना चाहिए ना कि आर तो ऐसे बनेगा और ई आपका इस तरह से बनेगा, सॉरी ई आपका ऐसे बनेगा। तो यहाँ पर सर नहीं सर आर ऐसा नहीं हो सकता, आर और ई भी ठीक है, एच और पी भी ठीक है। ये तो सर पी और ई तो पहले आ ही नहीं सकता, आर के बाद में एच आ ही नहीं सकता, तो सर ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से राइट आंसर रहेगा। 28 का ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर रहेगा। ये तो सर हमारे मिरर रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट हमारा आता है पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, कागज काटना तथा मोड़ना। देखो सर ऐसे क्वेश्चंस अगर बॉक्स वाले आए तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले उस पेज के अंदर इस तरह से जितना जहाँ जहाँ फोल्ड हो सकता है हम भी वहाँ क्या कर देते हैं, इसको फोल्ड कर देते हैं। ऐसे हमने क्या कर दिया सर, ऐसा उसको भी उधर से फोल्ड कर दिया, और फोल्ड करने से हमें हमारे आंसर्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। देखो सर क्या यहाँ पर ये पहला यही तो पार्ट है ना, अगर मैं पहले पार्ट को अगर मैं जैसे हाईलाइट कर देता हूँ तो ये मान लीजिए मैं इसको पूरे को बॉक्स में सभी जगह बॉक्स में इसको हाईलाइट कर रहा हूँ सभी जगह ना। थोड़ा सा आपके माइंड में इस तरह से ना चलना चाहिए कि सर हाँ ये वाला हो सकता है। जैसे मैं मान लीजिए कि यहाँ पर हाईलाइट कर रहा हूँ, इसके बाद में इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, तो जो अगर इस बॉक्स में ही नहीं होगा तो फिर वो बाहर तो क्या जाएगा, कम से कम पहले इस बॉक्स को तो पूरा होना चाहिए ना। देखो सर क्या ये यहाँ पर है, नहीं, इसमें देखो
इसमें देखो और इसमें देखो, तो आपको खुद को पता चल गया कि सर इसमें नहीं हो सकता, ये बीच में तो कैसे जा सकता, बॉक्स के अंदर 3 होने चाहिए, इसमें तो पूरे बीचों बीच है, ये ठीक है सर। अब देखो इसका जस्ट यहाँ पर मिरर यहाँ बन गया और पूरे के पूरा का मिरर इधर बनेगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर रहेगा। सर फिर से आपका वही कटआउट्स बन रहे हैं जैसा सेम था, तो हम भी क्या करते हैं, पूरे पेज में इस तरह के कटआउट्स बना लेते हैं। पूरे पेज में हम भी क्या करते हैं, इस तरह के छोटे छोटे कटआउट्स बना लेते हैं। हमें पता चल जाएगा कि बीचों बीच अभी क्या निकल के आएगा आपके पास में। देखो सर, आप अगर कह रहे हो कि मेरे पास इस तरह का एक बनना चाहिए, ठीक है, तो क्या यहाँ पर ये पॉसिबल है? आपको लग रहा है नहीं सर पॉसिबल ही नहीं है। क्या यहाँ पर ये इस तरह का बन रहा है? नहीं, इस तरह का नहीं है। क्या यहाँ पर बनेगा? सर एक तो ठीक है, एक तो बन गया, लेकिन ये इधर वाले नहीं बने। यहाँ पर सर इधर वाले भी हैं और वो बीच वाला भी बन रहा है, देखो। और इसका जस्ट मिरर अगर आप देखना चाहो तो इसका मिरर आपका इधर निकल रहा है, फिर पूरे का मिरर ऊपर की तरफ पूरा जा रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ क्या बन रहे हैं सर, इस तरह से कितने कटआउट्स बनेंगे, इंपॉर्टेंट वो है। अगर आपको कटआउट्स पता चल जाते हैं ना, जैसे यहाँ पर तो एक कटआउट यहाँ और लगेगा, इस तरह से तो लगेगा। अब जैसे ये अगर बाहर की तरफ पहले यहाँ ओपन होगा तो पहले यहाँ जाएगा, तो पेज आपका पूरा इस बार यहाँ तक ओपन हो गया, पेज यहाँ तक हो गया। अब अगर पूरे पेज को मैं ऊपर की तरफ ओपन करूंगा तो क्या लगता है, केवल यहाँ पर ही तो बनेगा ना, केवल क्या बनेगा, यहाँ तक ही बनेगा, और ये पूरा पेज इस तरह से बनेगा आपका। क्योंकि पहले पेज को क्या करोगे आप, पहले पेज को आप क्या करोगे सर, यहाँ से इस तरह वो यहाँ पर ओपन करेंगे और फिर पूरे पेज को यहाँ से पकड़कर यहाँ लेके जाएंगे, पूरे पेज को यहाँ से पकड़कर यहाँ लेके जाएंगे, तो ये वाला यहाँ चला जाएगा। इसलिए आपका केवल ऐसा आंसर रहेगा। और ऐसा आंसर किसके पास में सर, ए के पास में है। इसके अंदर इतने ज़्यादा नहीं बन सकते, इस तरह बनेगा, यहाँ तो जाने का सवाल ही नहीं है, केवल एक तो बन ही नहीं सकता, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहेगा। ये थोड़ा सा समझ के चलना है ऐसे क्वेश्चंस को। यहाँ देखें तो सर आपको क्या लगता है कि ये पेज जब पहले ओपन कहाँ होगा, इधर ओपन होगा, तो जो यहाँ पर है वो इधर को कोना तो आपका यही है ना, ये कोना कहाँ जाएगा, इस जगह जाएगा ये कोना, तो ये आपका इस तरह से यहाँ बन जाएगा। फिर सर ये जो आपका पूरा जो अब ये पेज ये पूरा इतना ओपन होगा ना, इतना पूरा पेज इधर ओपन होगा, तो ये पूरा पेज यहाँ पर ओपन होगा, तो ये इस तरह जाएगा, तो जो कोने वाला वो तो यहाँ बनेगा और ये वाला आपका यहाँ बनेगा, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर रहेगा। तो 32 सी, 31 ए आ जाएगा, 30 का डी है और आपका 29 का भी डी रहेगा। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। सर ये हमारे कटआउट्स हैं जिसे आप स्पेस विजुअलाइजेशन कहते हो, है ना, जिसे आप आकृति निर्माण आप कह सकते हो। चलिए सबसे पहले हम देखें कि सर ये कहीं मिल रहा है क्या आपको, ये वाली डिजाइन। सर ये वाली डिजाइन तो मिल जाएगी 1 नंबर में, तो क्या सर ये वाली डिजाइन मिलेगी आपको? इस तरह की कोई डिजाइन है आपके पास में, इस तरह की डिजाइन? नहीं सर, इस तरह की कोई डिजाइन नहीं है आपके पास में, तो इसको कट लगा सकते हो आप, ठीक है। सर क्या मेरे पास ये डिजाइन है कहीं, ये वाली डिजाइन? देखो एक एक देखो कटआउट्स, ये कटआउट मेरा 3 है, ये कटआउट मेरा 1, ये 4 और ये मेरे पास 2, तो सर ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो रहा है। बाकी नहीं है, देखो ऐसा ये वाली नहीं मिलेगी, इसमें भी ऐसा कोई इतने ज़्यादा है ही नहीं ना, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर रहेगा। अब तो आपको आसान हो जानी चाहिए, आपने 5 नंबर पेपर कर रहे हो, तो 3 कटआउट्स हैं। सर देख के चलो कि क्या ये कटआउट है क्या, चलो ये तो 1 नंबर है और ये मेरा ये भी है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा, एक बार के लिए इसको छोड़ते, ज़्यादा बड़ा है ना। सर ये ठीक है, लग रहा है, उम्मीद है इसकी, ठीक है। ये तो नहीं है, दोनों ये कटआउट ही नहीं है, ये तो है लेकिन ये इतने थोड़ी है 2 कटआउट। ये फिर ये वाले डायग्राम का है, ये तो पूरा डायग्राम ही नहीं ना, नहीं ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब बात रही इन दोनों की, तो एग्जैक्टली सेम सबसे ज़्यादा कौन बन रहा है, इंपॉर्टेंट हुआ ना कि जो ज़्यादा सेम बन रहा हो। तो सर नहीं सर ये नहीं बन सकता, एक इसमें और एक इसमें, तो जो 3 नंबर है 3 नंबर, वो 3 नंबर इस पे ज़्यादा फिट बैठ रहा है, इसके बजाय वो इस पे ज़्यादा सही बैठ रहा है, तो इसलिए इसको कट लगा दीजिए और ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, हाँ अगर बी नहीं होता आपका ऑप्शन तो हम किसको फिर टिक करते, फिर एक को करते, लेकिन अभी आपके पास में बी मिल रहा है तो पहले एग्जैक्टली सेम को बनाओ। क्वेश्चन नंबर 35 प्रश्न संख्या 35 को देखिए, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। चेक करते हैं। सर ये तो मेरे पास जैसे 4 नंबर हो जाएगा, ठीक है, और ये वाला कटआउट जैसे 5 हो सकता है, ये मेरे पास 2 हो सकता है, लेकिन सर ये बाकी कटआउट्स आपको 1 नंबर तो इसमें कहीं है ही नहीं। अगर इस पूरे में अब इनमें से कोई 1 नंबर है, इनमें से तो कोई 1 नंबर नहीं है, तो कट लगा दो 35 में। आगे बढ़ते हैं। सर मेरे पास ये वाला जो कटआउट है ये शायद हो सकता है, ये भी चलो मान लेते अच्छा होगा, ये भी हो जाएगा, लेकिन ये 2 कहाँ से लाओगे, 2 बॉक्स, ये तो केवल एक 4 नंबर तो इसके पास में दे दोगे, फिर इसको कहाँ से लाओगे, नहीं है ना। सर ये 4 नंबर है,
ये आपका 3 है, ये आपका 2 है, इसको भी आप जैसे 5 कह सकते हो सकता है, ये आपका 1 हो जाएगा। और देखो ये आपका कौन सा है, ये सर 1 और ये आपका कौन सा है 6। तो इसमें सर सब कुछ आपको सही मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर रहेगा। इसमें है लेकिन ये इतनी बड़ी सी फिगर आपकी कहीं नहीं है ना, इतना बड़ा कहीं नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी भी आपका कट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 36, प्रश्न संख्या 36, 1, 2 एंड 3। 1 नहीं सर, इसमें देखो कितनी माइनर मिस्टेक कर दी, ऐसे बना दिया, ऐसे थोड़ी, अपने पास में तो पूरा ट्राइंगल है, नहीं ये नहीं हो सकता। 36 में आगे बढ़ते हैं। 36 में नहीं सर, ऐसा तो डायग्राम ही नहीं है आपके पास में, ऐसा कोई कटआउट है क्या? ऐसा कट नहीं है, ऐसा भी आपके पास में कटआउट नहीं है। हाँ सर ये कटआउट ठीक है, 1, 2 एंड 3। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ से सही उत्तर रहेगा। सही आंसर जो रहेगा, सही राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर डी रहेगा। तो ये था हमारा स्पेस विजुअलाइजेशन। हमारा लास्ट पार्ट है, कौन सा है? हिडन और एम्बेडेड फिगर मेंटल एबिलिटी का। सबसे पहले देखते हैं कि सर ये वाली फिगर आपको किसके अंदर ये हिडन या एम्बेडेड है। इसमें नहीं हो सकती, ये सर इसमें हो सकती है, पॉसिबिलिटी है लेकिन छोटी है। क्या इसके एग्जैक्टली सेम है क्या? हाँ सर एग्जैक्टली सेम मिल रहा है, तो हम उसको एग्जैक्टली सेम को सबसे पहले टिक करेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर रहेगा। 38 में देखो ये वाली एग्जैक्टली सेम कहीं मिल रही है आपको? इसमें तो नहीं है, ए में नहीं है, बी में भी बाहर चला गया, सी में ठीक है मिल रहा है सर, सी में मिल रही है, एग्जैक्टली सेम मिल रही है आपको, पूरी सेम मिल रही है एग्जैक्टली। तो सर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर रहेगा। 39, 39 को देखिए सर, ये कहीं एग्जैक्टली सेम है क्या? एग्जैक्टली सेम सर देखना पड़ेगा हमें कि कहाँ मिल रहा होगा। नहीं सर इतनी छोटी तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको कह सकते हैं कि ये जब एग्जैक्टली सेम नहीं तो इसकी थोड़ी सी बड़ी करोगे तो फिर आपको ये वाली फिगर मिल जाएगी। अगर इसकी साइड बढ़ाओगे तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर रहेगा। 39 में ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 40, 40 में देखिए ये जेड आपको कहाँ दिखाई दे रहा है? सर एग्जैक्टली सेम तो ये यहाँ बन रहा है, एग्जैक्टली सेम तो यहाँ बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह हमने मेंटल एबिलिटी के 40 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। आप अपना स्कोर फटाफट से बता दीजिए कि मेंटल एबिलिटी में आपका कितना स्कोर रहा है। तो आपने 40 में से कितने नंबर्स आपने गेन किए हैं, कितने नंबर आपके 40 में से आ रहे हैं, फटाफट से बता दीजिए। फिर हम चलते हैं अरिथमेटिक टेस्ट पे अंकगणित परीक्षण की ओर। गुड, बहुत बढ़िया, बहुत सारे स्टूडेंट्स का देख पा रहे हैं। 38, 39, कुछ बच्चे 40 भी हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, अगर आपने मेंटल एबिलिटी में अच्छा स्कोर कर लिया है, किसी के 38 है, किसी के 39 है, किसी के 40 है, तो उनको मैथ्स में कम से कम 18 स्कोर तो करना ही होगा। अगर आप मैथ में 18 कर लेते हो तो मतलब आप सिलेक्शन की आराम से राह में चल रहे हो। और अगर कोई यहाँ पर 40 कर रहा है उसको तो ये समझ लो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, अगर वो 18 मैथ्स में और लेकर आ जाता है। तो अभी देखना है कि आपका मैथ में कितना स्कोर रहता है। चलिए सर एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और उसके बाद में बताइएगा कि आपका मैथ्स का कितना स्कोर रहा है। साथ साथ में सोल्व करना चाहे तो सोल्व भी कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। साथ साथ में सोल्व कर सकते हो और देख सकते हो कि मेरे साथ साथ सोल्व कर रहे हो तो क्या आप वो बना पा रहे हो क्वेश्चन। अगर बना पा रहे हो तो ठीक है, आप उसको राइट कर लेना, नहीं बना पा रहे हो तो उसको आपका रॉन्ग मान लेना और उसको फिर समझ लेना कैसे बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 41, विच डिजिट शुड बी प्लेस्ड इन 999 स्टार ऑफ स्टार सो दैट द नंबर बिकम्स कंप्लीटली डिविजिबल बाई 5। रूल ऑफ 5 काम में आएगा। 9992 स्टार में स्टार के स्थान पर कौन सा रखा जाए कि वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो देखो रूल ऑफ 5 क्या है आपको पता होगा, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, रूल ऑफ 5, 5 का नियम क्या है सर? 5 का रूल या रूल ऑफ 5 यही है कि कोई भी आपके पास है, मान लीजिए नंबर है, उस नंबर का जो इकाई का अंक होता है या वंश डिजिट जो होता है वो कितना होना चाहिए सर? वो या तो 0 या फिर आपके पास में कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए। अगर 0 या 5 होगा वंश डिजिट या इकाई का अंक, तो वो नंबर आपका 5 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा, 5 से विभाज्य होगा। अब आपके पास में नंबर लिखा हुआ 999 और 2 एंड स्टार, तो आपको क्या लगता है इस स्टार पर आपकी दो पॉसिबिलिटी है, या तो 0 या फिर आपके पास में 5, इन दो में से एक नंबर होना चाहिए। तो 4, 2, 3 एंड 5, तो क्या हो सकता है सर? यहाँ पर 5 होना चाहिए। कितना आसान क्वेश्चन जिसे आप कह सकते हो कि सर बेहद आसान क्वेश्चन है। एक छोटा सा रूल आपको अगर आता है तो यहाँ पर कोई भी कैलकुलेशन करने की जरूरी नहीं है, रूल को याद रखना है और रूल को याद रखकर आप इसमें काम कर सकते हो। इसी तरह रूल ऑफ 3 का भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है जिसमें प्लस करते हो, रूल ऑफ 9 का भी आपका प्लस करके आ सकता है ना, रूल ऑफ 8 पूछा जा सकता है, लास्ट के 3 डिजिट है ना। इस तरह से वो रूल्स याद होने चाहिए। 2 से लेकर जो 11 तक के रूल्स हैं आपने नोट्स में पढ़े होंगे। क्वेश्चन नंबर 42, प्रश्न संख्या 42 को देखिए। द प्रोडक्ट ऑफ
two numbers is 792. If the first number is 36, then the second number is, दो संख्याओं का गुणनफल 792 है, यदि पहली संख्या 36 है तो दूसरी संख्या बताओ। कितना आसान क्वेश्चन है। फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड, पहली गुना दूसरी, टोटल कितना है 792, क्योंकि मल्टीप्लाई है ना, प्रोडक्ट या गुणनफल मल्टीप्लाई। फर्स्ट नंबर आपका 36 है तो सेकंड नंबर आपको बताना है, दैट इज 792। ये आपका उधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो सेकंड नंबर आपका कितना आ जाएगा 792 अपॉन कितना आ जाएगा 36। तो राइट आंसर अगर आप देखना चाहो तो 36 का शायद इसमें डिवाइड होता है, और 36 टू जा 72 एंड देन वापस से 72, तो 36 टू जा 72 22। अगर 36 की टेबल आती है तो ठीक है, नहीं फिर 6 का डिवाइड कर लो दोनों में ऊपर नीचे, और फिर या 2 का डिवाइड कर करके उनको सिंप्लीफाई करके भी आप राइट आंसर निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 43, प्रश्न संख्या 43 को देखिए। सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर दैट कैन बी मेड फ्रॉम 40875, 40875 से बननी 5 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या का योग कितना होगा, हमें यह बताना है। देखो सर, सबसे पहले तो आपके पास में डिजिट्स है 4, 0, 8, 7 एंड 5, ये आपके पास में डिजिट्स है। इनसे मिलाकर एक तो लार्जेस्ट नंबर बनाओ, एक इनसे मिलाकर आप स्मॉलेस्ट नंबर बनाओ, 2 नंबर बनाओ। अब देखो कितने डिजिट है, 5 है ना, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। जब भी आपको लार्जेस्ट बनानी हो तो सबसे पहले कौन आता है, लार्जेस्ट, देन स्मॉलेस्ट, उससे स्मॉलेस्ट 4 एंड 0, ठीक है, ये रहेगा। अगर आपको स्मॉलेस्ट बनानी है छोटी से छोटी, तो सबसे पहले सबसे स्मॉलेस्ट नंबर को, फिर उससे ग्रेटर, फिर 5, फिर 7, फिर 8। लेकिन ऐसा करने पर आपका ये 0 तो हट जाएगा, तो ये डिजिट कितनी हो गई, 4 डिजिट की हो गई, तो 0 काम में आया क्या, नहीं आया। इसलिए अगर कभी भी आपके पास में 0 बन जाए, अगर आपके पास में 0 हो तो 0 को क्या करना है, पहले डिजिट पे नहीं रख सकते हम, 0 को आगे लेके जाएंगे, तो ये नंबर क्या बनेगी 40578। अगर मैं सीधा ये नंबर लिख देता ना 4078578, तो आपको पता नहीं चलता कि 0 को हम सेकंड डिजिट पे क्यों लिख रहे हैं, इसलिए मैंने पहले वो नंबर लिखी। आपको ये ध्यान रहना चाहिए कि 0 हम यहाँ पर क्यों नहीं लिख सकते हैं। अब क्या करना है, इन दोनों का सम या इन दोनों का योग करना है। तो आपका योग कितना आएगा, सम फाइंड आउट कर लेते हैं। इसलिए देखो एक एक पॉइंट मैं आपको उस तरह से बता रहा हूँ जैसे आपको अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो वो गलत क्यों है सही क्यों है ये आपको ध्यान रखना है। 87540 प्लस 40578, इनको प्लस कर लीजिए। प्लस करेंगे तो आपके पास में 8, 7 और 4 11, 1, 5 और 5 10, 11, 1, 7 8 1 और 8 और 4 12। तो आपका राइट आंसर कितना रहेगा 12118, 12118। एक आसान क्वेश्चन जिसे आप कह सकते हो कि सर एक आसान क्वेश्चन था, ज्यादा टफ नहीं था, नंबर सिस्टम का एक छोटा सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 44, Shyam reached his home at 9:30 p.m. Reached his home at 9:30 p.m. after traveling for 5.5 hours. What time did Shyam start the journey? श्याम अपने घर पर 5 और आधे घंटे यात्रा करने के पश्चात 9:30 अपराह्न पर, अपराह्न मतलब PM, दोपहर के बाद का समय पर पहुंचता है। श्याम ने यात्रा कितने बजे आरंभ की थी? देखो श्याम क्या है कि रात को 9:30 PM पर पहुंचता है, 9:30 PM पर वो क्या होता है घर पर पहुंच जाता है। लेकिन उसने पीछे कितने घंटे उसने कंप्लीट किए हैं? सर उसने 5.5 आवर्स, तो इसमें से 5 घंटे या 5 और आपका मतलब 5 और 30 घंटे, ऐसा कह सकते हैं ना, 5 आवर्स एंड 30 मिनट्स। इसको ऐसे भी तो कह सकते हो ना कि 5 घंटे तो टोटल और 30 मिनट्स, क्योंकि हाफ का मतलब कितना होता है 30 मिनट, तो वो इतने घंटे पहले चल के आया है। तो ये पता करो कि इससे पीछे इतने घंटे पे कौन सा टाइम आपके पास में रहेगा। तो सबसे पहले तो मैं इसमें से 5 आवर्स माइनस कर लूँ 9:30 में से, तो मैं 9:30 में से 5 आवर्स माइनस करता हूँ। 1 माइनस करूंगा तो कितना रहेगा 8:30, 2 माइनस करूंगा तो कितना आएगा 7:30, 7:30 से 3 माइनस करूंगा तो कितना आएगा 6:30, 6:30 से 4 माइनस करूंगा, एक और कम कर देना घंटा, तो कहाँ चले जाएंगे 5:30 पे, और एक और कम कर देंगे तो हम कहाँ चले जाएंगे 4:30 पे, और 4:30 से 30 मिनट्स माइनस करनी है मुझे। कितना करना है 30 मिनट माइनस करनी है, तो 30 मिनट माइनस करोगे तो कहाँ चले जाओगे 4 पे। अभी देखो AM कब आएगा 12 से पहले, तो यहाँ भी PM, यहाँ भी PM रहेगा, यहाँ भी PM अपराह्न ही रहेगा, यहाँ भी PM रहेगा, क्योंकि जब तक 12 नहीं आएंगे दोपहर की, क्योंकि रात की अगर 9:30 तो दोपहर की तक PM रहेगा ना, तो कितना आएगा 4 PM।
तो 4 बजे अपराह्न, तो आपका कौन सा आ जाएगा 4 PM। ये 4 बजे अपराह्न पे उसने या किया थी सर अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था, या अपनी यात्रा को जो प्रारंभ किया था वो 4 बजे अपराह्न पर या 4 PM पर उसने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था। ऐसे ये क्वेश्चंस करने होते हैं मेजरमेंट का, जिसे आप कह सकते हो कि सर अच्छा क्वेश्चन है, मेजरमेंट से अच्छा क्वेश्चन उस टॉपिक का अगर आप देखना चाहो तो उसका एक अच्छा क्वेश्चन जिसे आप कह सकते हो, जहां पर आपको ये पता होना चाहिए कि PM AM कब आता है। और अभी जैसे इसमें 4 AM दिया होता है A नंबर पे, तो बहुत सारे बच्चे 4 AM को टिक कर देते हैं, है ना। अभी जैसे इसकी जगह 4 AM लिख दूं मैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट 4 AM को टिक कर देंगे, लेकिन वो आपको नहीं करना है। आपको ध्यान रखना है कि AM कब आता है, PM कब आ सकता है, कब चेंज होंगे AM और PM पे। और साथ में 530 आवर्स माइनस करना भी आना चाहिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, सीधा इसमें से क्या करते हैं, गलती बताऊं क्या करते हैं, इसमें से 530 में से 530 माइनस कर देते हैं। यहाँ तो चलिए मान लीजिए 4 आ जाएगा, लेकिन इसके बाद में अगर मान लीजिए यहाँ पर ये 12 आवर्स लिख देता ना, तो यहाँ पर तो फिर गलत हो जाता कि 12 कैसे माइनस करोगे। इसलिए आपको इस तरह से काम करना जैसा मैंने बताया वैसे ही। और AM और PM का तो विशेष ध्यान रखना, एग्जामिनर जानबूझकर AM और PM देता है सेम टाइम का, ताकि बच्चे कंफ्यूज होकर गलती कर सके। आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 45 प्रश्न संख्या 45 को देखिए। हाउ मच मोर 5/6 टाइम्स ऑफ 156 देन 8/12 टाइम्स 96। 156 का 5/6 गुना 96 का 8/12 गुना से कितना अधिक है, दोनों का पता कर लो। देखो एक तो क्या कर रहा है कि 8/12 जो है ना वो किसका है, 96 का। ये कितना ज्यादा है किससे, हाउ मच मोर, ये जो ये वाला है ना, ये वाला इससे कितना ज्यादा है, इससे कितना ज्यादा है। तो एक्चुअल में ये कितना रहेगा सर, 12 8 96 होता है ना, 12 8 96, तो 8 8 आपके पास में कितना आ जाएगा 64। अब एक सेकंड आपके पास में कितना दिया हुआ है 5/6, वो किसका है सर 156। शायद इसमें भी 6 का डिवाइड होता है, करके देख लो। 6 2 जा 12 एंड 6 6 जा 36, ठीक है। 26 5 जा कितना होता है सर आपके पास में 130। अब देख लो कितना डिफरेंस है दोनों में। सर दोनों में आप डिफरेंस करोगे तो 130 में से अगर 64 माइनस करोगे तो 6, और ये आपके पास में 6, तो सर 66 ज़्यादा है। 66 का उनके अंदर डिफरेंस है, वो आपका 66 मोर देन है, 66 वो उससे ज़्यादा रहेगा। तो ये था सर हमारा क्वेश्चन नंबर 45, जिसे आप आसान क्वेश्चन कह सकते हो। ये फ्रैक्शन नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 46, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फ्रैक्शन नंबर जैसा ही क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन फ्रैक्शन नंबर दोनों का मान सकते हो, एक प्लस और एक माइनस है। जब भी प्लस माइनस होते हैं तो हम दोनों का एक साथ ले सकते हैं एलसीएम। तो एक साथ लेंगे तो 12 13 और 26, इन सब का एलसीएम कितना आएगा। अगर 12 13 और 13 का एलसीएम देखना चाहो और निकालना चाहो तो पहले निकाल सकते हो एलसीएम। जैसे 12 13 और 26, आपको पता है कि 12 सबसे पहले 2 का डिवाइड करोगे तो यहाँ से आपके पास में कितना आएगा 6, ये 13 और ये आपके पास में 13, 2 का डिवाइड करेंगे। देन नेक्स्ट 3 13 एंड 13, नेक्स्ट आपका 3 का डिवाइड होगा तो 1 13 एंड 13। 13 प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या, इसलिए 13 का खुद का ही होगा डिवाइड। ये लो अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लो। 13 3 जा 39, 3 3 जा 2 2 जा 4, तो 39 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 4 जा 36, 3 आपका कैरी रहेगा, 4 3 जा 12 और 5 15 156। तो 156 आपका ये आ गया। सबसे पहले 12 का डिवाइड करो 156 में, 12 का डिवाइड करोगे तो यहाँ से देख लो 4 3 जा 12 ये हो जाएगा, तो ये 13 टाइम्स होगा, क्योंकि 12 एक्चुअल में क्या हो रहा है, ऐसा ही तो बन रहा है ना, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। तो 12 तो आपने यहाँ से इधर रख लिया, तो पीछे कितना रहेगा 13, तो ये 13 टाइम, तो ये डिवाइड करके देख लो। 13 7 जा कितना आएगा सर आपके पास में 91, फिर प्लस का साइन है। 13 का डिवाइड करोगे तो 13 आपका इधर रह जाएगा, पीछे कितना आ जाएगा 12, तो 12 6 जा कितना होता है आपके पास में 72, माइनस 26 का डिवाइड करो तो 13 2 जा 26 है तो बाहर लिख लो, पीछे रिमेनिंग कितना रहेगा 3 2 जा 6 और 6 4 जा कितना होता है 24। अब देखो कुछ बच्चे जल्दबाजी में गलती नहीं करनी है, पहले ये देखना है ये आपके पास में चॉकलेट्स का प्रॉफिट है, ये आपका प्रॉफिट है, ये आपका लॉस है। तो पहले प्रॉफिट प्लस करो, कितना हो गया 2 और 1 3, 9 और 7 आपके पास में 16, उसमें से 24 अगर माइनस कर देते हो तो 13 में से 4 माइनस करते हो तो आपके पास में 9 रहेगा, इधर आपके पास में 5 आएगा, तो 15 - 2 अगर आप करते हो तो आपके पास में कितना रहेगा 13 रहेगा। तो 139 कितना आ गया सर 139, और 139 अपॉन 156 139/156, ये आपका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर रहेगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन ऐसा कह सकते हो कि सर यहाँ पर नंबर्स बड़े हैं तो थोड़ा सा डिवाइड और मल्टीप्लाई में आपको टाइम लग सकता है, बाकी क्वेश्चन में कोई ज़्यादा टफ नहीं था। अगर यहाँ पर छोटे छोटे होती जैसे 2 3 और 6 होता तो आज बेहद आसान क्वेश्चन था। थोड़ा सा इसमें आपको नंबर्स बड़े देकर इसकी कैलकुलेशन को थोड़ा सा टिपिकल कर दिया है। बाकी क्वेश्चन में नो डाउट क्वेश्चन में कोई ऐसा नहीं है कि जो आपको इतना कोई ज़्यादा घुमाने वाला क्वेश्चन हो, आसान क्वेश्चन है।
47 ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, दिख रहा ही है कि ऐसा सिंप्लीफिकेशन में होता है। चलो पहले इसको सबसे पहले क्या करें, जो ऑफ है उन सबको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करो, इनको एक मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में लिखो। ये कितना आ जाएगा, 4 3 जा 12 और 1 13, तो 13/3 मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 और 1 5 5/2 माइनस 3 3 जा 9 एंड 1 10, तो 10/3 मल्टीप्लाई 4 एंड 3 7/4 प्लस ये कितना रहेगा 3 2 जा 6 1 7, तो 7/3 आपका रहेगा। ठीक है, अब जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं उन्हें मल्टीप्लाई करो, जो डिवाइड हो रहे हैं पहले डिवाइड करो। इसमें तो कोई नहीं होगा, 3 5 जा 13 5 जा 65 और 3 2 जा 6 रहेगा, माइनस ये आपके हो रहे हैं ये 5 टाइम हो जाएगा और ये आपका 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे, 7 5 जा 35 और 3 2 जा 6 प्लस ये आपका कितना रहेगा सर 7/3 रहेगा। सबका जब एलसीएम करोगे तो कितना आएगा सर, आपके पास में 6 आएगा, 6 का इसमें 65 रहेगा, माइनस ये 35 रहेगा और ये कितना रहेगा 7 2 जा 14, क्योंकि 3 का डिवाइड करोगे। अब देख लो इनको पहले आपका ये देखो, अब यहाँ से क्या होता है कि यहाँ पर कुछ बच्चे क्या करते हैं, इन दोनों को प्लस कर देते हैं, 35 और 14 को प्लस कर देते हैं, जबकि एक्चुअल में तो लॉस हो रहा था, ये प्रॉफिट हो रहा था, तो एक्चुअल में माइनस होगा ना, तो इसलिए ये नहीं करना आपको काम, ये भी ध्यान रखना गलती। तो ये प्रॉफिट हो रहा है, ये प्रॉफिट हो रहा है, तो टोटल कितना प्रॉफिट हो रहा है आपको 65 और 14, सर हमें मिलाकर टोटल प्रॉफिट हो रहा है 79 का। अब इसमें से लॉस को माइनस करो, इसमें से क्या करो, लॉस को माइनस कर दो 35 को, तो माइनस करोगे तो 4 और ये भी आपके पास में कितना रहेगा 4, तो एक्चुअल में आंसर कितना आ जाएगा 44/6 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा सर आपके पास में 44/6 आ जाएगा। यहाँ पर मेरे को लग रहा है कि छोटा सा शायद कोई ना कोई इसमें चेंजेस हो चुका है, 7/3 मल्टीप्लाई 3, अच्छा इसमें गलती है, देखो हिंदी में लिखा हुआ है ना, हिंदी में सही लिखा हुआ है का 3, यहाँ पर ये का 3 है, तो इंग्लिश में शायद इसके बाद में ऑफ एंड 3 और लिखा जाना चाहिए था, ऑफ 3 और लिखा जाना चाहिए था, तभी आंसर नहीं आ रहा ना, हिंदी में सही लिखा हुआ का 3, इंग्लिश में ऑफ 3, तो यहाँ पर अगर 3 और रहेगा तो 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा, तो इसके बाद में क्या आएगा सर, यहाँ पर आपके पास में 7 आएगा, और जब 7 का मल्टीप्लाई 1 करोगे, क्योंकि फिर आपका डिनोमिनेटर कितना रह जाएगा 1, और 7 6 जा कितना आ जाएगा 42। अब यहाँ से आपके पूरे डेटा ही चेंज हो जाएंगे, है ना, पूरे डेटा चेंज हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पर कितना रहेगा सर, ये 42 पहले प्लस होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 6 और 10 और ये आपके 7, इसमें से अगर 35 आप माइनस करते हो तो ये 2 रहेगा और ये 72 रहेगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 72/6, तो आपका राइट आंसर रहेगा सर 12, तो 12 आपका क्या रहेगा सर, यहाँ से राइट आंसर 12 रहेगा, इसलिए आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा 12, वो यहाँ पर ऑफ और 13 और साथ में लिखना चाहिए था इस क्वेश्चन में, और हिंदी में सही था, हिंदी में का 3 लिखा हुआ है, तो आपका राइट आंसर इतना आ जाएगा। क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है ना, एक आसान क्वेश्चन कर सकते हो, वी बोर्ड मास का यूज करके आप आसानी से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 48 प्रश्न संख्या 48 को देखिए, विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर हुज फैक्टर्स आर 3 5 7 एंड 11, वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जिसके गुणनखंड 3 5 7 और 11 है। अब देखो जब भी आपको गुणनखंड फाइंड आउट करने हो इसके स्मॉलेस्ट, तो देखो ये क्या है कि आपको वो नंबर बताना है, ये क्या कह रहा है कि एक ऐसा नंबर बताओ, वो भी कौन सा स्मॉलेस्ट होना चाहिए और जिसके ये कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ नंबर्स आपके फैक्टर्स हैं, तो यानी कि इन सभी का उसके अंदर डिवाइड होना चाहिए। तो ऐसे करते समय आपको क्या करना है, इन सबका एलसीएम फाइंड आउट कर लो, क्योंकि एलसीएम क्या होता है, लोवेस्ट, सबसे अगर आपको स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है ना जो इन सब से डिवाइड होता है, तो इसके लिए एलसीएम कर लो, तो 3 5 7 एंड 11 इन सबका एलसीएम कर लो। एलसीएम करोगे तो आपको पता है 3 में 3 का डिवाइड होगा, 1 5 7 एंड 11, 5 में आपका 5 का डिवाइड होगा, क्योंकि सभी नंबर्स क्या है, सभी प्राइम नंबर्स हैं, आपको देख पा रहे हो, तो सर सभी संख्या आपकी अभाज्य संख्या है, तो सब में खुद के अलावा किसी का भी आपका डिवाइड नहीं होगा, और 11 में 11 का डिवाइड होगा, और इसलिए राइट आंसर कितना आ जाएगा 3 × 5 × 7 × 11, 3 5 जा 15 एंड 11 7 जा कितना रहेगा सर 77, मल्टीप्लाई करोगे तो 15 7 जा 105, 10 आपका कैरी रहेगा, 15 7 जा 105 और 10 आपके पास में कितना हो जाएगा 115 आपका रहेगा, तो 115, तो 11 55 या 11 15 आपका ये वो स्मॉलेस्ट नंबर या सबसे छोटी अभाज्य संख्या रहेगी। तो जब भी आपको, अगर आपका स्मॉलेस्ट नंबर, अगर इनसे इनका फैक्टर्स का मीन्स कि ये नंबर उसको डिवाइड करेंगे, तो ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर के लिए इन सबका एलसीएम फाइंड आउट कर लीजिए। एलसीएम फाइंड आउट करने पर या यहाँ ये भी लिखा जा सकता है कि विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 3 5 7 एंड 11, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो इनसे पूर्णतया विभाजित होती है। तो गुणनखंड और विभाजित होना क्या है, एक ही तो बात है। अगर इनसे कोई नंबर विभाजित हो रही है, जैसे 3 5 7 11 सबसे डिविजिबल हो रही है, दैट मीन्स क्या है, इसके फैक्टर्स हैं ये सब, और ये अगर गुणनखंड अगर इनको विभाजित कर रही है तो दैट मीन्स इसके फैक्टर्स हैं। तो दोनों तरह से क्वेश्चंस लिखे जा सकते हैं, या आप एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन कह सकते हो। क्वेश्चन नंबर 49 प्रश्न संख्या 49 को देखिए,
सर यहाँ पर वी बोर्ड मास का रूल क्या कहता है कि पहले ब्रैकेट सोल्व होगा, सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, ठीक है। तो ब्रैकेट क्या कह रहा है कि इसमें 00 है और अपॉन में क्या है सर 12 का है, तो 12 का आप डिवाइड करोगे तो 12 टाइम्स होता है क्योंकि स्क्वायर होता है ना इसका, तो 12 और 00 रहेगा, आ गया। इसके बाद में फिर से देखो किससे डिवाइड हो रहा है, 12 से फिर से डिवाइड हो रहा है, तो ये फिर से 12 से डिवाइड होगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 100 और 100 आपका राइट आंसर रहेगा, 100 आपका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक आसान क्वेश्चन जिसे आप कर सकते हो, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि वी बोर्ड मास का रूल कैसे यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, व्हेन 12.15 is multiplied by 18.24 then the result is obtained by converting decimal to whole number। जब 12.15 को 15 को 18.24 से गुणा किया जाता है तो परिणाम को बिना दशमलव के पूर्ण संख्या में बदलने पर हमें क्या मिलता है। देखो सर, सबसे पहले तो इनको मल्टीप्लाई करो, किसको करना है 12.15, इसको 125 लिख लूँ मैं, और इसको 18.24 को 8124 लिख लेता हूँ, इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये तो करना ना 12.15 मल्टीप्लाई 18.24 करना, इन दोनों को यहाँ से करते हैं मल्टीप्लाई, पूरा करना होगा, ध्यान रखो। 4 से करेंगे 5 4 जा 20, 2 कैरी रहेगा, 6 4 2 जा 8 एंड 4 5 2 जा 10, 1 कैरी, 2 और 1 3, 2 और 2 जा 4 और 2 आपका यहाँ रहेगा। फिर से 8 5 जा 40, 4 कैरी रहेगा, 8 और 4 आपका 12, 1 8 2 जा 16 और 1 17, 1 कैरी, 8 और 1 कितना आ जाएगा 9, मल्टीप्लाई फिर से होगा, और ये आपके पास में 5 1 2 एंड 1 करो, 0 6 11 1 4 4 8 2 10 5 15 और 16 1 7 2 9 10 11 9 10 12 एंड 1 और ये आपका 22। ये आपका रहेगा कितना 2 2 1 6 1 6 0, 2 डिजिट एंड 2 डिजिट, तो 4 डिजिट पे पॉइंट है ना, तो यहाँ से काउंट करो 1 2 3 4, यहाँ आके पॉइंट आ जाएगा, कितना आ गया 2 2 1.6160। अब देखो आपने अगर अप्रोक्सीमेशन पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि हमें इनको डेसिमल में बदलना है, दैट मीन्स इन सबको क्या कर देना, हमें इनको अप्रोक्सीमेटिक डेसिमल पे पूर्णतः उसके पास में ले जाना है, किसमें होल नंबर में लेके जाना है। तो देखो होल नंबर में कैसे जाएगा, 0 तो 0 है, ये जब 0 बनेगा तो ये क्या करेगा, इसको 2 बना देगा, फिर से सर ये 0 बनेगा, इस पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, लेकिन ये जैसे 0 बनेगा तो इसको क्या करेगा, एक नंबर बढ़ा देगा, और ये 222। अब देखो होल नंबर आ गया ना आपके पास में, 222 की अगर मैं बात करूँ तो ये आपका क्या आ गया सर, एक होल नंबर, कितना आ गया सर 222, 222 आपका होल नंबर रहेगा, ये आपका एक तरह से होल नंबर है 222। या ये भी कह सकते हो कि 221.6160 ज़्यादा नज़दीक किसके, 221 के नहीं है क्योंकि 0.6 आ गया है, तो 5 और मोर देन 5 किसके पास में जाएगा, 222, 222 के नज़दीक जाएगा, इसलिए आपका राइट आंसर कितना रहेगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 51, ए नंबर इज n if the sum of all its factors accept the number and itself, accept का मतलब उसको छोड़ दो, accept का मतलब उस नंबर को छोड़ दो, सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर यानी इसके सभी फैक्टर्स का सम कर लो, किसको छोड़कर, उस नंबर को छोड़कर, इज इक्वल टू n, वो वापस से किसके इक्वल होगा, n के, तो सच नंबर n विल बी, एक संख्या n है यदि इसके सभी गुणनखंडों स्वयं n को छोड़कर का योग n के बराबर है तो वह संख्या n होगी। तो सबसे पहले तो ऑप्शन, ये काम ऑप्शन से होते हैं। ऑप्शन नंबर ए की अगर बात करो तो 8 के फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं सर, एक 1 2 4 एंड 8, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, पहले सबके फैक्टर्स लिख लो 15, ऑप्शन नंबर सी कितना है आपके पास में 6, और ऑप्शन नंबर डी कितना है सर आपके पास में 22। सबसे पहले सभी के फैक्टर्स लिख लेते हैं, इसके फैक्टर्स लिखेंगे तो आपके पास में 1 3 5 एंड 15, इसके अगर फैक्टर्स लिखें तो 1 2 3 6, इसके फैक्टर्स 1 2 11 एंड 22। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनके फैक्टर्स का सम करो खुद को छोड़कर, तो इसको यहाँ पर तो इसको छोड़ दीजिए, इसमें इसको छोड़ दीजिए, इसमें इसको आप छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, अब सभी का प्लस कर लो। अगर आप इन सब का प्लस कर रहे हो तो कितना आएगा 4 2 6 और 1 7, 1 3 5 और कितना आ जाएगा सर 9, ये कितना आएगा 6, और ये आपके पास में कितना आ रहा है 11 2 13 और ये 14। अब क्या कहा है कि जो सम है ना, सम जो योग है वो आपका इक्वल टू n, यानी कि n का फैक्टर कर रहे हो n के वो फैक्टर इक्वल आना चाहिए, n का योग कर रहे हो और वो n ही आ जाए वापस, यानी वही नंबर आपका वापस आना चाहिए। तो बताओ कौन सा वो नंबर है, देखो ये रहा सर आपका वो नंबर 6, आपका वो नंबर है कि जब इसके फैक्टर्स का आप सम कर रहे हो उसको छोड़कर तो वापस से n ही मिल रहा है, यानी आपको 6 ही मिल रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। एक फैक्टर और मल्टीपल का एक अच्छा क्वेश्चन जिसे आप कह सकते हो, ऐसा क्वेश्चन अच्छा होता है, यहाँ पर बच्चे इसको समझ ही नहीं पाते, पहली बात तो
है ना, ये लाइन ही नहीं समझ पाते कि इस लाइन क्या कह रही है, वो सोचते हैं किसको प्लस करना है इसलिए उसको छोड़ देते हैं। लेकिन आपको अब समझ में आगे होगा कि नंबर लिखा हुआ है कि n के सभी फैक्टर्स का सम करना है n को छोड़कर, और उसी वापस n के आना चाहिए। तो हमने सबको छोड़कर किया तो हमारा 6 राइट आंसर यहाँ से रहेगा। क्वेश्चन नंबर 52 लाइन एंड एंगल का आ चुका है। फाइंड द वैल्यू ऑफ अक्स, इसमें अक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो यहाँ पर आपको पता ना कि ये एक लीनियर पेयर ऑफ एंगल बन रहा है। क्या बन रहा है? लीनियर पेयर ऑफ एंगल, रेखिक युग्म के कोण। और रेखिक युग्म के जब कोण होते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल, जैसे यही तो कहते हो ना लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, या जिसे आप रेखिक कोण के युग्म जिसे आप कहते हो, रेखिक कोण के युग्म, लीनियर पेयर ऑफ एंगल या रेखिक कोण के युग्म के, जो रेखिक युग्म के कोण जो होते हैं, रेखिक युग्म के कोण एक्चुअल में क्या कहलाते हैं? 180 होता है रेखिक युग्म के कोण। और इनका जो सम होता है, इन सब का सम क्या होता है आपका? 180 डिग्री होता है। कैसे? जैसे ये लाइन है तो इस लाइन पे टोटल कितना रहेगा सर? 180 रहेगा। अब यही काम यहाँ पर करेंगे कि आपके पास में जो सब कुछ बन रहा है इन सब का सम कितना रहेगा? 180 ये 40 डिग्री है, प्लस 4x है और प्लस आपका 3x है, सब कुछ मिलाकर कितना रहेगा सर? 180। ये आपका उधर चला जाएगा, अक्स और अक्स आपका कितना आ जाएगा? 7x। ये आपका उधर 180 माइनस का 40 हो जाएगा। अब ये 7 आपका उधर हो जाएगा और ये इधर कितना आ गया? 140। 7 इधर डिवाइड रहेगा तो अक्स की वैल्यू आपके पास में कितनी आ गई सर? 20 डिग्री या 20 डिग्री आपकी क्या रहेगी सर? अक्स की वैल्यू। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 52 का। एक आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 53 प्रश्न संख्या 53 प्रॉफिट लॉस का है। इफ ए सेलर सेल्स ए चेयर एट 10% प्रॉफिट इंस्टेड ऑफ, की बजाय, इंस्टेड ऑफ का मतलब के बजाय 25% प्रॉफिट, देन ही गेट्स ₹45% लेस। अगर वह 10% प्रॉफिट की जगह, है ना, इंस्टेड ऑफ 25% प्रॉफिट की जगह अगर वो 10% प्रॉफिट में सेल कर रहा है तो उसे 45 रुपीज़ लेस मिलेंगे। ऑब्वियसली बात है कि पहले आप 25% ज़्यादा में सेल कर रहे थे, अब आप 10% में करो तो रुपये तो कम मिलना ही है। कॉस्ट प्राइस बताओ। यदि एक विक्रेता एक कुर्सी को 25% लाभ के स्थान पर 10% लाभ में बेचता है तो उसे 45 रुपये कम मिलते हैं। तो कुर्सी का क्रय मूल्य बताओ। देखो सबसे पहले ऐसे लिखो, ये आपका जैसे सीपी था, ठीक है। अब सीपी से एक तो पहला एसपी रहेगा जो आपने ज़्यादा में सेल कर रहे थे ना, पहले आप प्रॉफिट ज़्यादा ले रहे थे तो SP1। और फिर आपने क्या किया कि प्रॉफिट को आपने कम कर लिया तो आपका क्या हो गया? SP2, यानी आपने प्रॉफिट को कम कर लिया। जैसे सीपी को हमेशा 100% मान के चलते हैं, ठीक है। 100% पे आपने सबसे पहले प्रॉफिट कितना ले रहे थे सर? 25%, तो प्लस 25%, तो 100 का 25 होता है, तो आप 125 में सेल कर रहे थे। फिर आपने प्रॉफिट को कम कर कितना कर लिया सर? 10%, 10%। तो अब आप कितने में सेल कर रहे हो सर? 110 में। आपने परसेंटेज में कितना कम किया? 15% का कम किया ना, लेकिन रुपीज़ आपको कितने कम मिलने लग गए सर? 45। अब यानी कि 15% की वैल्यू कितनी है सर? 45। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 45/15, तो कितना हो जाएगा? 3 रुपीज़। 100% आपको 100% की वैल्यू निकालनी है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 300 रुपये आपके 100%। और 100% एक्चुअल में क्या है आपका? कॉस्ट प्राइस या सीपी कितना रहेगा सर इसका? 300 या 300 रुपीज़ या 300 रुपये आपका क्या रहेगा सर? यहाँ से आपका कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य रहेगा। एक आसान क्वेश्चन जिसे आप कह सकते हो कि पहले सीपी आपका 100 था, पहले आप 25% में सेल कर रहे थे यानी 125 प्रॉफिट में, तो 125। अब 10% प्रॉफिट 110 में, परसेंटेज में आपने 15% का कम किया तो आपने ₹45 कम हो रहे, तो 15% की वैल्यू 45 है, 1% आपका 3 रुपीज़ है, तो 100% कितना हो जाएगा? 300। आपको ये एसपी पूछे तो भी निकाल सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो, और ये वाला एसपी पूछे तो भी आप इससे 1% से फाइंड आउट कर सकते हो। ये था सर हमारा क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का, एक आसान क्वेश्चन। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 प्रश्न संख्या 54। ए सेलर बोट सम फ्रूट्स एट द बोट का मतलब खरीदता है, सम फ्रूट्स एट द रेट ऑफ ₹8 पर केजी एंड सोल्ड देम ₹14 पर केजी, सोल्ड देम ₹14 पर केजी, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। एक विक्रेता ने कुछ फल 8 रुपये प्रति केजी की दर से खरीदे तथा उन्हें 14 रुपये प्रति केजी, उन्हें 14 रुपये प्रति केजी की दर से उन्हें बेचा, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। देखो सर सीपी कितना है, दोनों टाइम 1 केजी तो ले रहा है ना, देखो क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। सीपी क्या है कि 1 केजी का सीपी कितना है सर? 8 रुपीज, 8 रुपये, ठीक है। एसपी कितना है? एसपी है सर 1 केजी का आपका है सर 14 रुपीज, 14 रुपये, ठीक है। दोनों टाइम 1 केजी ला रहा है तो क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, याद रखना क्वांटिटी हमेशा सेम होनी चाहिए। अगर आप 1 केजी ला रहे हो तो यहाँ भी आपके पास में कितना रहना चाहिए? 1 केजी ही रहना चाहिए। अब देखो सर प्रॉफिट हो रहा है एक्चुअल में कितने रुपीज, तो प्रॉफिट या लाभ कितना हो गया सर? प्रॉफिट या लाभ हमारे पास में होता है 14 - 8, तो सर 6 रुपीज़ का आपको यहाँ से प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट या लाभ प्रतिशत कितना हो गया?
तो सीपी देखो, प्रॉफिट हमेशा क्या, प्रॉफिट परसेंट लाभ प्रतिशत क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी, यानी कि हमेशा प्रॉफिट सीपी पे निकलता है, क्योंकि सीपी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो प्रॉफिट किस पे, लाभ किस पे डिपेंड करता है, क्रय मूल्य पे या सीपी पे, कॉस्ट प्राइस पे। यहाँ से प्रॉफिट आपके पास में कितना है 6 का, किस पे होगा सर 14 पे, और मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो 6/14 मल्टीप्लाई 100, सॉरी सीपी कितना 8 है, 14 नहीं, सीपी हमारा कितना है सर यहाँ से 8 आपका सीपी है। अब डिवाइड हो रहा ना, 2 का 2 3 जा और 2 4 जा, और 4 से ये होता है 25 टाइम्स, और 25 3 जा कितना हो जाएगा 75। तो 75% या 75% का हमें प्रॉफिट हो रहा है, 75% या 75% का हमें प्रॉफिट हो रहा है। एक आसान क्वेश्चन था कॉस्ट प्रॉफिट लॉस का, केवल आपको प्रॉफिट निकालना था, और लाभ प्रतिशत या प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, क्योंकि प्रॉफिट किस पे डिपेंड करता है, सीपी या कॉस्ट प्राइस पे। तो प्रॉफिट अपॉन सीपी, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, तो आपका कितना आ जाएगा 75% या 75%। क्वेश्चन नंबर 55 लाइन एंड एंगल का दिखाई दे रहा है, लाइन एंड एंगल का आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। इफ ए ओ बी इज ए स्ट्रेट लाइन, इफ ए ओ बी इज ए स्ट्रेट लाइन देन वैल्यूज ऑफ, इन सब की आपको वैल्यूज बतानी है। ये देखो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का मीन्स आपका लीनियर पेयर ऑफ एंगल है, तो इसका मीन्स क्या है कि 5y प्लस 3y प्लस कितना है 2y, तो ये आपका कितना है 180 डिग्री 180। जब इन सबको आप प्लस करोगे तो 5 और 3 8, 8 और 2 आपका कितना हो जाएगा 10, तो ये 10y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 180। y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180/10, तो आपका कितना हो जाएगा 18 डिग्री। अब आपको क्या करना है, इन तीनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। सबसे पहले कौन है, सबसे पहले सर BOC, BOC तो देखो कौन सा है BOC, सबसे पहले 2y आएगा, देखो ये आपकी ये वैल्यू किसकी है 2y की। COD, अब देखो ये भी आपको ध्यान रखना है COD, तो ये कौन आपके पास में 3y, और नेक्स्ट आपका कौन सा DOA, तो ये आपके पास में 5y है। अब सबकी वैल्यू निकाल लो, तो सबसे पहले 2y की वैल्यू निकालो, तो 2 × 18 तो कितना हो गया 36। 3y की वैल्यू निकालो, तो 3 × 18 कितना हो गया 54, और ये फिर कितना हो गया 5y, तो ये कितना हो गया 5 × 18, तो ये कितना हो गया सर 90। तो ये आपके पास में रहेगा 36, 54 और 90, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर रहेगा। एक आसान क्वेश्चन था जिसे आप कर सकते हो, अगर नहीं समझ में आया थोड़ा बहुत तो एक बार इसको वापस से देख लीजिएगा, वापस वीडियो को पीछे करके। क्वेश्चन नंबर 56 प्रश्न संख्या 56 देखिए। द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन इज 45 मीटर एंड द विड्थ इज 12 मीटर। इफ ए पाथ 6 मीटर्स वाइड अराउंड आउटसाइड इट देन एरिया ऑफ द पाथ। एक आयताकार बगीचे की लंबाई 45 है, चौड़ाई 12 है, यदि इसके बाहर 4 और 6 मीटर चौड़ा रास्ता है तो रास्ते का क्षेत्रफल बताओ। इसका मीन्स क्या है कि जैसे ये आपके पास में एक रेक्टेंगुलर पार्क है, ये मैंने क्या बना दिया, यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर पार्क बना दिया, और इसके बाहर की तरफ चारों ओर क्या बनी हुई है सर, एक पथ बनाया हुआ हमने, ठीक है, ये मेरा पथ बना दिया मैंने। इसकी देखो सर सबसे पहले इसकी जो साइड्स है वो कितनी है 45 मीटर एंड 12 मीटर, दोनों मीटर में है, और बाहर की तरफ जो है वो कितना है 6 मीटर। ये मेरे पास कितना है सर, यहाँ से बाहर की जो इसकी वाइड कितनी है वो 6 मीटर है, तो इधर भी 6, इधर भी 6, यहाँ भी 6 रहेगा और यहाँ भी 6 रहेगा। अब मुझे क्या कर रहा है कि इसका एरिया बताओ, इसका यानी पथ का एरिया बताओ इस रास्ते का। आपको पता है रास्ते का एरिया कैसे निकालेंगे सर, टोटल जो बड़ा वाला है इसमें से इसको माइनस कर दो, है ना। जैसे मैं ये कहूँ कि रेक्टेंगल 1 है मेरा और ये मेरा रेक्टेंगल 2 है, तो रेक्टेंगल 1 में से रेक्टेंगल 2 को माइनस कर दो, लेकिन इसके लिए मुझे इसकी साइड तो जरूरी है ना, रेक्टेंगल 2 की टोटल साइड कितनी है। अब देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल कितना है 45। अब इधर भी आपका 6 बढ़ रहा है ना, तो यहाँ से यहाँ तक तो कितना है 45, 6 आपका इधर है और 6 आपका इधर है, तो 45 + 12, तो टोटल मिलाकर आपका कितना हो गया। अगर आप टोटल मिलाकर आप कहना चाहोगे तो आपके पास में हो जाएगा 12, तो 45 प्लस आपके पास में 12 मिलाकर कितना हो जाएगा 57। कितना हो जाएगा सर आपके पास में 57, आपके पास में ये टोटल यहाँ से आ गया। अब अगर इधर की आप देखना चाहो तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का तो आपका कितना है 12, 6 इधर है और 6 इधर है, तो 12 और 12 यहाँ से कितना हो जाएगा 24। अब देखो आपको क्या करना है, रेक्टेंगल 1 के एरिया में से रेक्टेंगल 2 के एरिया को माइनस करना है। तो रेक्टेंगल 1 एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुणा चौड़ाई तो होता है। तो आप एरिया 1 को अगर आप फाइंड आउट कर रहे हो तो इसका क्या लिखोगे 57 × 12 ये रहेगा, माइनस इसका कितना आ जाएगा 45 × 12, सॉरी ये तो आपका कितना आएगा 24 आएगा, बाहर वाले का कितना आएगा 24 जो आउटसाइड है, क्योंकि पथ का तो ऐसे निकलेगा ना। इसको जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 57 × 12 को, तो ये आएगा 1368, माइनस 45 को 12 से करोगे तो आपके पास में आएगा 540, और दोनों को माइनस करने पर आपके पास में आएगा 828। ये आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, इसलिए आपका राइट आंसर कौन सा आ जाएगा 828 या 828 आपका राइट आंसर रहेगा। देखो
जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन है, आपने बनाए भी होंगे एरिया पैरामीटर में, तो हमेशा जब रास्ते का क्षेत्रफल या पथ का एरिया फाइंड आउट करते हो तो हमेशा इसी तरह से करते हो कि आप क्या करते हो, सबसे पहले इसमें जो पथ दिया होता है उसको आप बड़े वाले में से छोटे वाले रेक्टेंगल को माइनस कर देते हो, और जैसे ही दोनों को माइनस कर देते हो तो आपका वो राइट आंसर अपने आप से आपके पास में आ जाता है। क्योंकि रेक्टेंगल ये जो अंदर की तरह बना हो तो पूरे बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दो तो ये आपके पास में पथ साइड में आपका रह जाएगा। तो ये था सर हमारा क्वेश्चन नंबर 56 प्रश्न संख्या 56। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 प्रश्न संख्या 57 की ओर बढ़ते हैं। अजय मेक्स 4 राउंड्स अराउंड द स्क्वायर पार्क ऑफ 100 मीटर। Bob makes 5 rounds around the rectangular park of 160 meter length, 120 meter width. So how much more distance did Bob cover? अजय 100 मीटर वर्गाकार पार्क के चारों ओर 4 चक्कर लगाता है और बोब 160 मीटर लंबाई 120 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार पार्क के चारों ओर 5 चक्कर लगाता है। तो बोब ने कितनी दूरी अधिक तय की? देखो सबसे पहले हम करते हैं अजय की बात। तो अजय कितना चलता है? अजय कर रहा है, एक स्क्वायर पार्क है इसके पास में और उसका 100 मीटर उसकी साइड है, उसके 4 चक्कर लगाता है चारों ओर। देखो चारों लगाएगा तो किसको काम मिलेगा? पेरीमीटर को। अब जब सबसे पहले पेरीमीटर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 × 100 तो कितना आ जाएगा? 400 मीटर, 400 मीटर आ जाएगा। ठीक है, इसके टोटल 4 राउंड्स वो कंप्लीट करता है। तो 4 × 400 कितना हो जाएगा सर? यहाँ से 1600 मीटर या 1600 मीटर तो अजय कंप्लीट करता है। अब हम बात करते हैं बोब की। किसकी बात करते हैं? बोब की। देखो बोब किस पे कवर कर रहा है? रेक्टेंगल पे, और रेक्टेंगल की जो साइड है वो हमारे पास में कितनी है? 160 एंड 120। पेरीमीटर का एक्चुअल में फॉर्मूला क्या होता है? 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रीथ, तो लंबाई प्लस आपकी चौड़ाई, तो 120 कितना आ गया? इसको अगर आप सोल्व कर रहे हो तो आपके पास में आएगा 2 × 280 और ये आपके पास में कितना आ जाएगा? 560 मीटर। लेकिन ये टोटल 5 चक्कर लगाता है तो यहाँ से 5 राउंड्स में कितना आएगा? 5 × 560, 5 × 560 तो आपके पास में कितना आ जाएगा? 2800 मीटर। अब देख लो बोब ज़्यादा चलता है ना, एक्चुअल में चलता तो बोब ज़्यादा है, लेकिन कितना ज़्यादा चलता है? तो 2800 में से 1600 को माइनस कर दीजिए तो 0, 0, 2 एंड 1 तो 1200 मीटर, 1200 मीटर बोब ज़्यादा दूरी तय करता है या मोर डिस्टेंस कवर करता है। तो ये था सर हमारा 57 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 58, Charlie has a piece of wood 2.4 meters long. He wants it to divide into 4 equal parts. What will be the length of each parts in millimeters? वो भी किस में चाहिए सर? मिलीमीटर में। ये आपका मीटर में, वो मिलीमीटर में है। चार्ली के पास 2.4 मीटर का लंबा एक टुकड़ा है, वह इसे 4 बराबर भागों में बांटना चाहता है। प्रत्येक भाग की मिलीमीटर में लंबाई क्या होगी? तो सबसे पहले तो आपके पास में जो 2.4 मीटर गिवन है इसे सबसे पहले मिलीमीटर में लेके जाओ। इसके लिए आपको वो टेबल याद होनी चाहिए, मिली, सेंटी, डेसी और मीटर। ठीक है, तो मीटर से कहाँ जाना है सर? मिलीमीटर पे। तो ग्रेटर टू स्मॉलर है, तो जब भी बड़ा वाला छोटे वाले की तरफ जाता हो तो क्या करता है? मल्टीप्लाई करता है। कितने से? 1, 2 और 3 0 से। तो 2.4 को मैं 1, 2 और 3 0 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो मल्टीप्लाई करने पर आपका कितना आ जाएगा? 24000। एक डिजिट पे पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट लगा दो तो ये 0 हट जाएगा। तो 2400 2400 मिलीमीटर आपका आ चुका है। ठीक है, इसे क्या करना है? 4 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है। तो 2400 को 4 इक्वल में 4 का डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा? 600। तो 600 मिलीमीटर आपको सबको बराबर बराबर मिल जाएगा। 600, 600, 600 और 600। इसलिए आपको ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आपका राइट आंसर रहेगा मिलीमीटर में। क्योंकि पहले क्वेश्चन ने कह दिया कि मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है तो हम सबसे पहले उसको मिलीमीटर में ही कन्वर्ट कर देते हैं। इसके लिए आपको मिली, सेंटी, डेसीमीटर वाली टेबल याद होगी। तो 3 0 से मल्टीप्लाई करोगे, एक पॉइंट हट गया, आपका 0 हट गया है तो 2400 मिलीमीटर रहेगा। उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो 600 मिलीमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, राहुल कवर्स ए स्क्वायर फील्ड डायगोनली एट ए स्पीड ऑफ 15 km/h इन 15 मिनट्स। देन फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय राहुल। ये राहुल 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक वर्गाकार खेत को विकर्ण से होते हुए 15 मिनट में पार करता है। तो राहुल द्वारा तय दूरी ज्ञात करो। देखो इसमें 2 तरह से कर सकते हो, या तो आप इसमें दूरी का फॉर्मूला लगा लो, डिस्टेंस का, है ना, या तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा लो। जैसे अगर आप डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाते हो, ठीक है, डिस्टेंस का अगर आप फॉर्मूला लगाओगे तो इसमें एक तो आपका जो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है कि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। स्पीड एक्चुअल में क्या आपके पास में 15 km/h। देखो ये आपके पास में km/h है, लेकिन ये आपका किस में है? मिनट में। ये आपका किस में है? मिनट में। तो सबसे पहले मिनट को आवर में कन्वर्ट करो। मिनट को आवर में कन्वर्ट करोगे तो 60 का डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 1/4 आवर। तो या तो ऐसे कर लो कि इसको 1/4 करोगे तो 15/4 करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 30.375 किलोमीटर, क्योंकि अभी आंसर किलोमीटर में आएगा ना, क्योंकि ये आपका किलोमीटर में और ये मीटर में। तो या तो यही आ जाएगा 3.75। या फिर आप इसका एक और मेथड
बताता हूँ। अगर मान लीजिए आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला नहीं याद है तो देखो स्पीड क्या है एक्चुअल में, एक घंटे में या 1 आवर में आपका टोटल कितना चल रहा है, वो 15 किलोमीटर 15 किलोमीटर चल रहा है ना। ठीक है, आपको किसका निकालना है, 15 मिनट का। आपको किसका फाइंड आउट करना है, 15 मिनट का फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जो आवर है ना, उस आवर को मिनट में कन्वर्ट कर दो, है ना। आवर को मिनट में कन्वर्ट कर दो या इसको आवर में कन्वर्ट कर दो, दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। इसको अगर मिनट में करोगे तो 60 मिनट, तो 60 मिनट में कितना चलता है सर, 15 किलोमीटर। 1 मिनट में कितना चलेगा, 1 मिनट में 15/60, दैट मीन्स 1/4 किलोमीटर। अगर आपको मैं यहाँ से 15 मिनट का अगर आपसे पूछ लूँ तो आप क्या कहोगे कि सर 1/4 को 15 से मल्टीप्लाई कर दो, तो फिर से वही 15/4, तो एक्चुअल में कितना आ जाएगा 3.75 किलोमीटर। तो 3.75 किलोमीटर आपका राइट आंसर रहेगा। मैंने दोनों मेथड बता दिए हैं कि अगर आपको स्पीड से निकालना हो तो स्पीड डिस्टेंस के फॉर्मूले से फाइंड आउट कर लो। अगर आप डिस्टेंस के फॉर्मूले से फाइंड आउट नहीं करते हो तो आप कैसे इसको फाइंड आउट कर सकते हो, तो आप सिंपली इसका 1 आवर, क्योंकि किलोमीटर क्या है 15 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब 1 घंटे में 15 किलोमीटर चलता है। वैसे आप टाइम स्पीड डिस्टेंस का अगर आपको फॉर्मूला पता होगा तो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, चाल दूरी बराबर चाल गुना समय से भी इसको कर सकते हो। 59 हो चुका। 60 नंबर, और ये हमारा अरिथमेटिक टेस्ट का जो आप लास्ट क्वेश्चन कह सकते हो। ये बार ग्राफ आपको क्या कर रहा है, स्टूडेंट्स इन 5 सब्जेक्ट्स मार्क्स, यानी उनको कितने कितने अंक मिले, जैसे इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, साइंस, इन सब का आपको ये दे रखा है कि इसमें जैसे 60 मिले, इसमें आपका 80 है, ये आपका कितना है, ये 50 का इक्वल है। ये थोड़ा सा लाइन का ध्यान रखना, कई बार क्या होता है कि हम सोचते हैं ये ऐसा ही होगा, लेकिन वो थोड़ा सा इसका ध्यान रखना। 60 अंग्रेजी, हिंदी, सामाजिक विज्ञान, गणित विज्ञान। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है टोटल मार्क्स ऑफ इंग्लिश एंड साइंस हाउ मच मोर देन टोटल मार्क्स ऑफ मैथमेटिक्स। अंग्रेजी तथा विज्ञान के कुल प्राप्तांक गणित के कुल प्राप्तांक से कितने ज्यादा है। तो सबसे पहले ये देखो कि इंग्लिश प्लस साइंस के टोटल कितने हो रहे हैं, यानी कि अंग्रेजी तथा विज्ञान के। तो इंग्लिश ये है ना अपना, इंग्लिश का कितना है 60, अंग्रेजी का कितना सर हमारे पास में 60, ये रहा। और विज्ञान आपका ये रहा, विज्ञान का भी कितना 60, साइंस का भी कितना सर हमारे पास में 60। तो 60 और 60 कितना है 120। मैथ्स का कितना है, गणित का, मैथ्स का सर आपके पास में ये है तो 50 है। गणित का नहीं सर, गणित आपकी ये नहीं है, एक मिनट, गणित आपकी ये नहीं है, गणित आपकी ये वाली है, गणित ये है, तो ये कितना है सर 90 या 90। तो गणित आपका कितना है सर 90 या 90। तो कितना ज़्यादा है, तो 120 माइनस 90, तो कितना आ जाएगा सर 30। तो ये सर इससे 30 ज़्यादा है, कितना है सर इससे 30 मोर देन है, या 30 इससे ज़्यादा रहेगा। तो ये थे सर हमारे अरिथमेटिक टेस्ट, और इसी के साथ में हमने 60 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। फटाफट से अपना स्कोर बता दो कि 60 में से आपका टोटल स्कोर कितना रह रहा है, जल्दी से बता दीजिए। फिर हम स्टार्ट करते हैं हमारे लैंग्वेज टेस्ट को या हमारे अंक भाषा परीक्षण को स्टार्ट करते हैं। फटाफट से आंसर बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स में, 60 में से कितना स्कोर रहा आपका। गुड, कुछ बच्चों का 58 है, 59, 60, 57। गुड गुड, कोई ना, जो मैथ में अगर आपके कुछ क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं तो प्लीज़ उनका ध्यान रखो, उन टॉपिक्स को एक बार वापस से देख लो, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं हमारे पैसेज की ओर। पैसेज नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं, पहले इंग्लिश में पढ़ेंगे। देखो पैसेज की मैं बता दूं, अभी वापस से बता दूं, कुछ बच्चे आज नए जुड़े उनको बता दूं, पहले हम इंग्लिश में पैसेज पढ़ेंगे और उसके जस्ट नेक्स्ट पेज किसका पढ़ेंगे, हिंदी का पढ़ेंगे। तो एक पैसेज इंग्लिश का, एक पैसेज हिंदी का, फिर इंग्लिश, फिर हिंदी, इंग्लिश हिंदी से चलेंगे। पहले इंग्लिश का पढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम में रीड करते हैं। द रोलेट एक्ट वॉज पास्ड बाई द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन मार्च 1999। रोलेट एक्ट, एक रोलेट एक्ट आया था हिस्ट्री के अंदर, एक रोलेट एक्ट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मार्च 1919 में क्या किया था, पास्ट, यानी उसको पास कर दिया था। जैसे संसद से अपना कोई भी नियम या कानून पास होता तो उसे क्या कहते हैं, पार्लियामेंट से उसे पास्ट कहते हैं। तो उन्होंने पास किया था मार्च 1999 में। द एक्ट वाज नेम्ड आफ्टर सर सिडनी रोलेट, यानी कि जो एक्ट को नाम दिया गया था नेम्ड आफ्टर, यानी सर सिडनी रोलेट के उन्होंने किया था, उसके नाम पर उसको रोलेट एक्ट दिया गया था। इट गेव द पावर टू द पुलिस टू अरेस्ट एनी पर्सन विदाउट एनी ट्रायल। ये क्या करता है, पावर देता है, गेव द पावर, पुलिस को एक पावर देता है कि वो किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर सकते हैं बिना किसी ट्रायल के। द मेन एम वॉज टू सप्रेस द पोलिटिकल एक्टिविटीज ऑफ इंडियंस। इसका मेन एम यानी मेन जो लक्ष्य था, एम का मतलब लक्ष्य, वो क्या था, सप्रेस यानी उसको दबाना, पॉलिटिकल एक्टिविटीज ऑफ इंडियंस, जो भी इंडियंस जैसे वहां पर उस समय जो अपने क्रांतिकारी थे वो क्या करते थे, जगह जगह रैलियां बनाते थे, रैलियां करते थे, उसके ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बातें वो बताते थे लोगों को। तो उनको सप्रेस यानी उनको दबाने के लिए ये एक्चुअल में इसका मकसद यही था, एम यानी मकसद था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड वाज द वाइसराय ऑफ व्हेन रोलेट एक्ट वाज पास्ड, यानी कि जब रोलेट एक्ट हमारे यहाँ पर लागू हुआ था उस समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड वो हमारे वाइसराय थे, भारत के वाइसराय थे, है ना, इंडिया के।
गांधी जी लॉन्च्ड ए नेशन वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट द रोलेट एक्ट, यानी गांधी जी ने लॉन्च किया, ऐसे नहीं कि उन्होंने कोई रॉकेट था वो लॉन्च कर दिया, नहीं, उन्होंने घोषणा की कि मैं नेशन वाइड का मीन्स पूरे भारत भर में, पूरे देश भर में सत्याग्रह अगेंस्ट द रोलेट एक्ट, अगेंस्ट का मतलब के विरुद्ध, रोलेट एक्ट के विरुद्ध उन्होंने सत्याग्रह की घोषणा कर दी। रैलीज वर ऑर्गेनाइज, यानी रैलीज ऑर्गेनाइज की गई। वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक्स एंड शॉप्स वर क्लोज्ड, वर्कर्स जो काम करने वाले थे वो वेंट चले गए, स्ट्राइक्स यानी स्ट्राइक, जैसे आपने देखा होगा हड़ताल लग जाती है कई बार, आपने देखा होगा अभी जैसे कई बार कोई कानून आता है उसके विरोध में, जैसे किसान आंदोलन हुआ था तो उस समय स्ट्राइक पे चले जाते हैं। एंड शॉप्स वर क्लोज्ड, यानी कि दुकानें बंद कर दी गई थी। ऑन 13 अप्रैल इन फेमस जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस ओवर एज द क्राउड गेदर टू डिस्कस देयर प्लान अगेंस्ट एक्ट पास्ड बाय द गवर्नमेंट। और 13 अप्रैल को आपने सुना होगा जलियांवाला बाग एक इंसिडेंट हुआ था अपने भारत में, वो उस समय वही हुआ था जब क्राउड गेदर्ड का मतलब इकट्ठी हुई थी, टू डिस्कस करने के लिए देयर प्लान, अपने प्लान को अगेंस्ट एक्ट, इस एक्ट के अगेंस्ट में जो गवर्नमेंट के द्वारा पास किया गया था। और उस समय फिर वो जलियांवाला बाग इंसिडेंट यहाँ पर हुआ था, घटनाक्रम। When was रोलेट एक्ट पास? 1999। लॉर्ड चेम्सफोर्ड वाज द व्हेन रोलेट एक्ट पास, वो क्या थे सर? यहाँ के वाइसराय थे। जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस ऑन 13 अप्रैल, कब हुआ था? 13 अप्रैल को हुआ था। हु लॉन्च्ड नेशन वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट रोलेट एक्ट? कौन थे? गांधी जी। रोलेट एक्ट वाज नेम्ड आफ्टर, किसके बाद में दिया गया था, किसके नाम पर दिया गया था? तो सर सिडनी रोलेट। हिंदी में पढ़ते हैं, इसको हिंदी में समझते हैं क्या लिखा हुआ है। रोलेट एक्ट मार्च 1919 में ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किया गया था। इस एक्ट का नाम सर सिडनी रोलेट के नाम पर रखा गया था। इसने पुलिस को बिना किसी मुकदमे के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति दे दी थी। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीयों की राजनीतिक गतिविधियों को दबाना था। जब रोलेट एक्ट पारित हुआ तब लॉर्ड चेम्सफोर्ड हमारे वाइसराय थे। गांधी जी ने रोलेट एक्ट के विरुद्ध राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह चलाया, रैलियां आयोजित की गई, कर्मचारी हड़ताल पर चले गए, दुकानें बंद कर दी गई। 13 अप्रैल को प्रसिद्ध जलियांवाला बाग की घटना हुई जब भीड़ सरकार द्वारा पारित अधिनियम के खिलाफ अपनी योजना पर चर्चा करने के लिए एकत्र हुई थी। रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था? 1919। जब रोलेट एक्ट पारित हुआ था तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड हमारे यहाँ के वाइसराय थे। जलियांवाला बाग की घटना हमारे यहाँ पर 13 अप्रैल को हुई थी, है ना। इसके बाद में रोलेट एक्ट के विरुद्ध राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह किसने आरंभ किया था? तो सर गांधी जी ने आरंभ किया था। सर रोलेट एक्ट का नाम किसके नाम पर रखा गया था? सर सिडनी रोलेट के नाम पर रखा गया था। तो ये थे सर हमारे क्वेश्चन नंबर 65। पेज नंबर 2। देखो मैं कुछ वर्ड्स का साथ साथ में आपको ट्रांसलेशन में बता रहा हूँ। अगर आपको कोई ऐसा लगे कि ये वर्ड मुझे नहीं आता तो उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इंग्लिश मीडियम वाले भी। सुधा मूर्ति इज ए राइटर, फिलेंथ्रोपिस्ट एंड द चेयरपर्सन ऑफ द इंफोसिस फाउंडेशन। यानी सुधा मूर्ति एक राइटर भी थी, एक फिलेंथ्रोपिस्ट भी थी और चेयरपर्सन यानी कि जो इंफोसिस फाउंडेशन है ना उसके चेयरपर्सन भी है। सुधा मूर्ति वाज बोर्न ऑन 19 अगस्त 1905 इन कर्नाटका। सी completed her electrical engineering from BVB College of Engineering in हुबली, यानी कि हुबली में जो BVB इंजीनियरिंग कॉलेज है वहां से उन्होंने इलेक्ट्रिक इंजीनियर में अपनी कंप्लीट की थी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को। सी कंप्लीटेड हर पोस्ट ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IIS से उन्होंने कंप्यूटर साइंस अपना पोस्ट ग्रेजुएशन PG को कंप्लीट किया। सी बिकेम द फर्स्ट फीमेल इंजीनियर इन टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी, टेक्नो में वो फर्स्ट फीमेल इंजीनियरिंग थी। In 1996, she established the Infosys Foundation and is currently the chairperson of the organization. उन्होंने 1996 में Infosys Foundation को एस्टेब्लिश किया और प्रेजेंट टाइम में करंटली यानी वर्तमान में वो चेयरपर्सन है और उस ऑर्गेनाइजेशन की। हर बुक्स सच एज वाइज एंड अदरवाइज एंड द डे आई स्टॉप्ड ड्रिंकिंग मिल्क बिकेम फेमस वर्ल्ड वाइड। और उनकी जो बुक्स थी वाइज एंड अदरवाइज और द डे आई स्टॉप्ड ड्रिंकिंग मिल्क वो दोनों फेमस हुई थी वर्ल्ड वाइड। सुधा मूर्ति कंप्लीटेड हर पोस्ट ग्रेजुएशन कहाँ इन किसमें किया था? कंप्यूटर साइंस में। सुधा मूर्ति वाज द फीमेल इंजीनियर इन टाटा कंपनी, दैट इज फर्स्ट फीमेल इंजीनियर। विच वाज द बुक नॉट रिटन बाय सुधा मूर्ति? वाइज एंड अदरवाइज, द डे आई स्टॉप ड्रिंकिंग मिल्क, ये दोनों तो उसके द्वारा लिखी गई थी। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये नहीं, तो सर ये किसके द्वारा? ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई थी, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। हु वाज सुधा मूर्ति? सुधा मूर्ति कौन है? चेयरपर्सन, ऑथर, फिलेंथ्रोपिस्ट, तीनों ही तो थी, चेयरपर्सन भी है, ऑथर भी है और फिलेंथ्रोपिस्ट भी है। फिलेंथ्रोपिस्ट मीन्स जो फिलेंथ्रोपिस्ट मीन्स होता क्या है एक्चुअल में? फिलेंथ्रोपिस्ट मतलब होता है जो दानी होता है ना, दान करने वाले, उन्हें बोलते हैं फिलेंथ्रोपिस्ट। यानी कि जो दानी होते हैं उन्हें हम फिलेंथ्रोपिस्ट बोलते हैं। तो उसे हम कह सकते हैं रिसिपिएंट, बेनिफिशियरी, डोनी। तो सर वो आपके डोनी हो जाएंगे। वो कौन होते हैं? फिलेंथ्रोपिस्ट आपके डोनर होते हैं, सॉरी डोनी नहीं, डोनर, जिसे आप डोनर कह सकते हो, दानी, डोनी नहीं डोनर। वो आपके कौन होते हैं? सर डोनर यानी दान करने वाले, उसे आप दयावान भी कह सकते हो, परोपकारी कह सकते हो। जैसे यहाँ दिखा देखो, ये फिलेंथ्रोपिस्ट क्या है? परोपकारी,
यानी कि जो दान करने वाले होते हैं, आपने देखे होंगे बड़े बड़े लोग, जैसे कोई आप दान करते हो, है ना, वो जैसे उन्होंने इन्फोसिस फाउंडेशन खोला था सुधा मूर्ति ने, तो वो क्या करते थे, वहाँ पर दान कहते हैं एक तरह से, तो वो क्या थे, एक परोपकारी पे थे। सुधा मूर्ति एक लेखिका, परोपकारी और इन्फोसिस फाउंडेशन की अध्यक्ष है। सुधा मूर्ति का जन्म 19 अगस्त 1950 को कर्नाटक में हुआ था। उन्होंने हुबली के बीवीबी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। उन्होंने भारतीय विज्ञान संस्थान से कंप्यूटर विज्ञान में स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरी की। वह टाटा इंजीनियरिंग और लोकोमोटिव कंपनी टेल्को में पहली महिला इंजीनियर बनी। 1996 में उन्होंने इन्फोसिस फाउंडेशन की स्थापना की और वर्तमान में संगठन की अध्यक्ष है। उनकी किताबें जैसे वाइज एंड अदर, द डे आई स्टॉप्ड ड्रिंकिंग मिल्क दुनिया भर में मशहूर हुई थी। सुधा मूर्ति ने अपनी स्नातकोत्तर की उपाधि में पूरी की थी कंप्यूटर विज्ञान में। सुधा मूर्ति टेल्को कंपनी में पहली महिला इंजीनियर थी। वह कौन सी पुस्तक है, वह कौन सी पुस्तक है जो सुधा मूर्ति के द्वारा नहीं लिखी गई थी? वाइज एंड अदरवाइज, ड्रिंकिंग मिल्क और डिस्कवरी ऑफ इंडिया उनके द्वारा नहीं लिखी गई थी, तो ये हो जाएगी। सुधा मूर्ति कौन थी सर? शिक्षक। सुधा मूर्ति कौन थी? शिक्षक, लेखिक और परोपकारी। तो सर वो शिक्षक भी थी, लेखक भी थी और परोपकारी भी थी, तो सर ऑप्शन नंबर डी। शिक्षक भी थी, ऑथर भी थी, और ये देखो यहाँ लिखा हुआ है ना, लेखिका, परोपकारी और इन्फोसिस फाउंडेशन की अध्यक्ष थी। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर इंग्लिश में जो लिखा हुआ था ना, जैसे यहाँ लिखा हुआ था क्या कि वो चेयरपर्सन, तो मुझे लगता है कि चेयरपर्सन, शिक्षक की जगह इसमें अध्यक्ष लिखना चाहिए था, है ना। शिक्षक की जगह शायद इसमें अध्यक्ष आएगा, तो ये क्या थी सर? अध्यक्ष, तो ये अध्यक्ष हो जाएगा, अध्यक्ष भी थी। परोपकारी का अर्थ क्या होता है? जो दाता होता है। डोनी तो जो वो था ना, डोनी तो कौन होता है? प्राप्तकारी होता है। और डोनर जो होता है ना, वो होता है दाता, यानी देने वाला। वो कौन होता है? डोनर, यानी कि दाता, देने वाला होता है। तो वो दाता थी। परोपकारी का अर्थ क्या होता है? जो परोपकार करने वाले होते हैं, जो दाता होते हैं, जो देने वाले होते हैं। तो इसलिए 70 का ऑप्शन आ जाएगा आपका सी, 69 का आपका डी रहेगा, 68 का सी। चलिए पैसेज नंबर 3 देखिए। तिरुपति, सभी ने शायद नाम सुना होगा तिरुपति मंदिर का। तिरुपति इज ए सेक्रेड सिटी। सेक्रेड का मतलब जो पवित्र, जिसे आप कहते हो ना पवित्र या होली, जिसे आप इंग्लिश में कह सकते हो सर होली। इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, इट इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स ऑफ द न्यूली फॉर्म्ड तिरुपति डिस्ट्रिक्ट। जो तिरुपति डिस्ट्रिक्ट है उसका एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर भी यही है। तिरुपति इज सराउंडेड बाय द ईस्टर्न घाट्स। जो ईस्टर्न घाट, अब घाट का मतलब होता है जो आपकी, जैसे ये इंडिया है ना, इंडिया, इसके अंदर एक तो इधर पहाड़ियां हैं कुछ, और एक पहाड़ियां यानी कि पर्वत आपके इधर पूरी लंबी श्रृंखला है पर्वत की, माउंटेन्स की, उसे कहते हैं हम ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट कहते हैं। तो ये तो आपका वेस्टर्न पार्ट है इधर वाला, और ये आपका इधर वाला कौन सा? ईस्टर्न पार्ट। तो आंध्र प्रदेश आपका यहाँ पर है, इंडिया के इस तरफ आपका आंध्र प्रदेश है ना। इधर तो आपका ये महाराष्ट्र, ये सब इधर आ जाते हैं, यहाँ पर आंध्र प्रदेश है। तो इधर ईस्टर्न घाट्स इन्हें कहते हैं। घाट का मतलब ये नहीं कि कोई नदी, उस नदी के किनारे जो बने रहते गंगा घाट वगैरह, वैसे नहीं। घाट का यहाँ पर है ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट अपने हैं कि दो, जैसे अपना इंडिया ना, इंडिया के इधर कुछ एक लंबी पर्वत श्रृंखला है और इधर भी आपकी लंबी पर्वत श्रृंखला है, जिसे माउंटेन रेंज जैसे आप कहते हो। तो उसे आप, ये तो होती है वेस्टर्न वाली, और ये ईस्टर्न है तो ईस्टर्न घाट्स कहते हैं। तो यहाँ आंध्र प्रदेश है। तो ये जो तिरुपति है ना, वो चारों तरफ से सराउंडेड बाय, यानी घिरा हुआ है। किससे? सराउंडेड का मतलब होता है घिरा हुआ चारों तरफ से, ईस्टर्न घाट से। तिरुपति इज डाउन हिल पोर्शन। तिरुपति क्या है? डाउन हिल पोर्शन है, यानी ढलान में है। तिरुमाला इज द हिल पोर्शन वेयर द टेम्पल ऑफ द लॉर्ड वेंकटेश्वर और बालाजी इज सिचुएटेड। तिरुमाला हिल पोर्शन यानी पहाड़ी पे स्थित है, जहां पर टेम्पल ऑफ द लॉर्ड वेंकटेश्वर का है, और बालाजी सिचुएटेड, यानी उसी वेंकटेश्वर, लॉर्ड वेंकटेश्वर को हम क्या कहते हैं? बालाजी। सिचुएटेड यानी कि स्थित है। लॉर्ड बालाजी इज एन इनकार्नेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु। लॉर्ड बालाजी क्या है? लॉर्ड विष्णु के ही अवतार हैं। इनकार्नेशन मतलब उनके अवतार है। बालाजी टेम्पल इज रन बाय तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम TTD, यानी इनके द्वारा रन बाय, यानी इनके द्वारा चलाया जाता है बालाजी टेम्पल। लड्डू ऑफर्ड एज प्रसाद इन द टेम्पल इज वर्ल्ड फेमस। जो यहाँ के इस बालाजी के यहाँ पर जो प्रसाद में लड्डू दिया जाता है वो वर्ल्ड फेमस है। विच टेम्पल इज रन बाय TTD के द्वारा कौन सा रन किया जाता है? माहेश्वर, साईं और बालाजी वाला। तिरुपति सेक्रेड सिटी इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। तिरुपति इज ए सेक्रेड सिटी इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। तो 71C, 72A। 73 बालाजी इज एन इनकार्नेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु। बालाजी इनकार्नेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु। विच स्वीट इज मोस्टली ऑफर्ड एज प्रसाद इन बालाजी टेम्पल में क्या दिया जाता है सर? 74 में लड्डू। ऑपोजिट वर्ड ऑफ सेक्रेड। अब देखो सेक्रेड जो होता है एक्चुअली में क्या होता है? होली। सेक्रेड का मीन्स क्या होता है? होली, यानी कि जो पवित्र है। और ऑपोजिट क्या हो जाएगा? प्योर, तो इसका ये अनसेक्रेड, जो यानी कि अपवित्र है, जो अनहोली है, जो क्या हो जाएगा? अनहोली या अनसेक्रेड या अपवित्र जो है वो आपका क्या हो जाएगा? सेक्रेड का ऑपोजिट हो जाएगा। चलिए हिंदी में पढ़ते हैं। तिरुपति आंध्र प्रदेश राज्य में का एक पवित्र शहर है। यह नवगठित तिरुपति जिले का प्रशासनिक मुख्यालय है।
तिरुपति पूर्वी घाट, अभी बता दिया मैंने, पूर्वी और पश्चिमी घाट से घिरा हुआ है। तिरुपति ढलान वाला भाग है, जो लिखा हुआ था ना ढलान वाला भाग। तिरुमाला पहाड़ी का भाग है, पहाड़ी का भाग है यानी कि जो आपका ऊपर की तरफ है, जहां भगवान वेंकटेश्वर या बालाजी का मंदिर स्थित है। भगवान बालाजी भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं, इनकार्नेशन, जिसका मीन्स होता है अवतार। बालाजी मंदिर तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम टीटीडी के द्वारा चलाया जाता है। मंदिर में प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाने वाला लड्डू विश्व प्रसिद्ध है। टीटीडी के द्वारा कौन सा मंदिर चलाया जाता है? तो बालाजी का मंदिर चलाया जाता है। इसके बाद में तिरुपति राज्य में एक पवित्र शहर है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। बालाजी भगवान के अवतार है, किसके सर? विष्णु के अवतार हैं। बालाजी मंदिर में प्रसाद के रूप में कौन सी मिठाई सबसे अधिक चढ़ाई जाती है? तो सर लड्डू सबसे अधिक चढ़ाए जाते हैं। पवित्र का विपरीत है तो अपवित्र, पवित्र का विपरीत क्या हो जाएगा? अपवित्र। चलिए पैसेज नंबर 4, पैसेज नंबर 4 को देखते हैं। रस्किन बॉन्ड, आपने नाम सुना होगा, एक ऑथर है। रस्किन बॉन्ड इज एन इंडियन ऑथर, यानी कि एक भारतीय लेखक है। ही वाज बोर्न ऑन 19 मई 1934 इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश इन इंडिया। ही कंप्लीटेड हिज अर्ली एजुकेशन एट बिशप कॉटन स्कूल शिमला। बिशप कॉटन स्कूल जो होती है वो ना अर्ली एजुकेशन, ऐसे अर्ली का मतलब सुबह जल्दी उठकर वो नहीं है। अर्ली एजुकेशन मतलब आरंभिक जो अपनी जो शिक्षा है वो अपनी वहां पर कहाँ की थी? बिशप कॉटन स्कूल शिमला में। ही वेंट टू लंदन फॉर हायर एजुकेशन, यानी कि जो बाद की जो उच्च एजुकेशन थी या उच्च शिक्षा थी वो उन्होंने लंदन में जाकर की। हिज फर्स्ट नोवेल जैसे आपने पहले भी 1-2 पे उसमें देखे होंगे लास्ट वाले मॉडल वन में। नोवेल क्या होता है? एक पूरी स्टोरी, तो क्या होता है? छोटा सा एक होता है, जैसे 1-2 पेज की। नोवेल एक पूरी किताब होती है, बहुत सारी उसके अंदर कहानियां होती है। हिज फर्स्ट नोवेल, जिसे उपन्यास कहते हैं हिंदी में, हिज फर्स्ट नोवेल वाज द रूम ऑन द रूफ। रूम ऑन द रूफ उनका फर्स्ट था व्हेन ही वाज 17, जब वो 17 ईयर्स के यानी 17 साल के थे तो उन्होंने फर्स्ट नोवेल को लिखा था, द रूम ऑन द रूफ। His fables and essays were published in over 500 journals। अब journals क्या होते हैं? छोटी छोटी जैसे मैगजीन्स होते हैं ना, आपने देखे होंगे, जैसे चंपक, बालहंस, इस तरह की छोटी छोटी मैगजीन्स होती है जहां पर कहानियां लिखी जाती है। तो इनके जो फेबल्स और एसेस थे वो इन ओवर 500 जर्नल्स, 500 से अधिक जर्नल्स में भी उनको पब्लिश किया गया था। पब्लिश का मतलब उनको पब्लिश किया गया था, लिखा गया था, उनको छपा गया था। रस्किन बॉन्ड बेस्ट नोन फॉर हिज चिल्ड्रंस बुक, यानी कि अपने जो बच्चों के लिए जो कहानियां बुक्स थी उनके लिए वो प्रसिद्ध हुए थे। हिज डेबल्ड इन ए वैरायटी ऑफ लिटरेसी सब्जेक्ट्स सच एज घोस्ट स्टोरीज और टू नेचर, यानी कि इस टाइप की कुछ कहानियां थी बच्चों की, उनके कारण वो फेमस हुए थे। रस्किन बॉन्ड फेबल्स एंड जर्नल्स इन पब्लिश्ड ओवर 500 जर्नल्स। इन विच स्टेट रस्किन बॉन्ड वाज बोर्न? हिमाचल प्रदेश। इन विच स्टेट रस्किन बॉन्ड, दैट इज हिमाचल प्रदेश। हिज अर्ली एजुकेशन वाज फ्रॉम सिटी, कहाँ हुई थी सर? शिमला में हुई थी उनकी अर्ली एजुकेशन। रस्किन बॉन्ड फेमस फॉर राइटिंग दैट इज चिल्ड्रंस बुक्स के कारण वो प्रसिद्ध हुए थे। विच नोवेल इज द फर्स्ट नोवेल ऑफ रस्किन बॉन्ड? कौन सा था? रूम ऑन द रूफ। तो कौन सा हो जाएगा? द रूम ऑन द रूफ। हिंदी में पढ़ते हैं। रस्किन बॉन्ड एक भारतीय लेखक है। रस्किन बॉन्ड एक भारतीय लेखक है। उनका जन्म 19 मई 1934 को भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा बिशप कॉटन स्कूल शिमला में पूरी की। उच्च शिक्षा के लिए वे लंदन गए। जब वह 17 वर्ष के थे तब उनका पहला उपन्यास द रूम ऑन द रूफ था। उनकी दंत कथाएं और निबंध 500 से अधिक पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई थी। रस्किन बॉन्ड जो अपने बच्चों की किताबों के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं, ने कई प्रकार के साहित्यिक उपशैलियों में काम किया, जैसे कि भूत की कहानियां, प्रकृति के लिए कविताएं, इन सब में। रस्किन बॉन्ड की दंत कथाएं और पत्रिकाएं 500 से अधिक पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई है। रस्किन बॉन्ड का जन्म किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश में हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा शिमला शहर में हुई थी। रस्किन बॉन्ड किताबें लिखने के लिए प्रसिद्ध थे बच्चों की। दबंग का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर दबंग का अर्थ, यहाँ पर शायद इसमें ये चेंज करना होगा हमें। दबंग का अर्थ नहीं था क्योंकि क्वेश्चन नंबर जो 80 था वो 80 इंग्लिश में शायद चेंज है, हिंदी में चेंज नहीं है। यहाँ क्या है? तो उनका पहला नॉवल कौन सा है? तो शायद हिंदी में इस क्वेश्चन को हम चेंज कर देते हैं। इसमें हमें ये लिखना चाहिए था उनका पहला उपन्यास कौन सा था? रस्किन बॉन्ड का पहला उपन्यास कौन सा था? रस्किन बॉन्ड का पहला उपन्यास कौन सा है? वैसे दबंग का मतलब क्या होता है? छेड़छाड़ करना, तूच फलट, ये सारे अपन दबंग के अर्थ है, इसको छोड़ दीजिए। उपन्यास कौन सा था? तो द रूम ऑन द रूफ। द रूम ऑन द रूफ, ये उनका रूम ऑन द रूफ, तो ये उनका पहला उपन्यास था। और इस तरह से आप बता दीजिए आपका 80 में से कितना स्कोर रहा, 80 में से आपके कितने नंबर्स आपके आ रहे हैं, कितना स्कोर रह रहा है, 80 में से कितने क्वेश्चन आपके राइट में हैं। और इस तरह से हमने पेपर नंबर 5 को कंप्लीट कर लिया है। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना तो हमारी हेल्पलाइन नंबर 8696503000 से जुड़ जाइएगा। और इसके साथ में नवोदय क्विज PDF को भी जरूर से जरूर डाउनलोड कीजिएगा। बाकी आपसे फिर कल मुलाकात करते हैं हमारे पेपर नंबर 6 के साथ में। थैंक यू।